नेचर ने इस बॉडी को केवल और केवल एक काम के लिए दिया है कि हम इसका इस्तेमाल करें, इसका हम किस तरह से यूटिलाइज करें, बजाय इसके शरीर किसी काम का नहीं आता है। हमारे शरीर का सबसे पजल्ट पार्ट जो होता है ना, सबसे खतरनाक जो पार्ट होता है वो होता है मस्तिष्क, दिमाग। कहते हैं कि काले सर वाला जो जानवर है दुनिया का सबसे खतरनाक काले सर वाला जानवर का मतलब है इंसान, आदमी। लेकिन कमाल की चीज देखिए, जब हम पैदा होते हैं तब से लेके जब हम आखिरी सांस लेते हैं तब तक ये दिमाग एक सेकंड भी नहीं रुकता, एक सेकंड भी नहीं। दिन भर हम चलते हैं तो रूटीन के प्रोसेस में दौड़ता है। जब हम सोते हैं तो दिन भर की जो मेमोरीज होती है, डाटा होता है, उसको कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि लाइब्रेरी बनाना शुरू कर देते हैं। ये एक आध्यात्मिक जो है, मैं उसके बारे में शायद पिछली बार मैंने कहा था, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो हमारी मेमोरीज है ना फीड होती रहती है, कई यूनिवर्स की मेमोरीज होती है जो फीड होती रहती है। यानी हमारे कई रिग्रेशन है, अगर कोई पूर्व जन्म में विश्वास करता है तो पुराने जन्मों की जो मेमोरीज होती है वो उस टाइम की जो मेमोरी होती है वो भी हमारे इस रिकॉर्ड में फीड होती है। तब तो थोड़े से गैप के साथ जो है दिन भर हमारा दिमाग चलता है, दिन भर हमारी थॉट्स चलती रहती है। तो चलो दिमाग का तो काम है चलना, लेकिन इसमें हमें क्या दिक्कत होती है? सबसे बड़ी दिक्कत सोचते हैं, जितना भी एक दिन की रेशो लेता हूँ 95% वो थॉट्स होती है जिनका हमारे ना तो करियर में कोई महत्व होता है ना लाइफ में कोई महत्व होता है। एक एग्जांपल देता हूँ, इसे कैच करनी है, पकड़नी है, वो आपका सबकॉन्शियस कैच कर चुका है, लेकिन इसके अलावा भी बाकी चीजें चलती रहे। वो चीजें जिसका हमारी लाइफ में कोई महत्व नहीं है 95%। चलिए कल्पना कीजिए हम उस 95% थॉट्स को, वो जो विशेष होते हैं ना वही महत्वपूर्ण है। यदि हम उन्हीं के सहारे सरवाइव करना शुरू कर दें, केवल उस 5% के सहारे, आप ये देखिए कि आप कितने बड़े एटॉमिक पावर हैं, कितनी बड़ी मैग्नेट, क्योंकि आपकी 95% एनर्जी तो आपने एकदम इसमें कुछ सालों पहले वो भी आई थी, कोई बुक वगैरह आई थी, तो क्या नाम था उसका? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी द सीक्रेट। हाँ द सीक्रेट। अच्छा वो पढ़ी है? किस किस ने पढ़ी है? आपने पढ़ी? लगभग दुनिया भर के जो करियर ओरिएंटेड है, जो जिंदगी में कुछ करना चाह रहे हैं, अचीव करना चाह रहे हैं, लगभग 80 से 90% लोगों ने द सीक्रेट पढ़ी है। अच्छा उसका फॉर्मूला क्या है? आप दोनों पढ़ी, बहुत अच्छी बात है। उसका फॉर्मूला क्या है? मजबूर हो जाती है। ये एकदम गलत है, सच में ऐसा नहीं हो गया ना कि मंदिर में गए, भगवान के सामने भगवान करके ये करवा दो, मेरा एग्जाम क्लियर करा दो, फला करवा दो, ढिगड़ा करवा दो, ये चीज करवा दो, वो करवा दो, हम अपनी डिमांड, और भगवान झटके से दे दे। तो फिर कृष्ण ने अर्जुन को क्यों कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म कर फल की चिंता मत कर। किसी ने पूछा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्जुन को क्या? अरे अपना काम करने के लिए खुद मैं भी धरती पे आया था, मैं भी उस युद्ध में था, मैंने भी रथ हाँका है, मैंने भी अर्जुन को चीजें बताई है। जब मैं उस कर्म के फॉर्मूले से, कर्म के तरीके से बाहर नहीं हूँ तो फिर तुम लोग कैसे हो सकते हो? वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहे हो, वो तो हिप्नोटिज्म हो गया ना, सम्मोहन हो गया। मैं जो चीजें बताई गई है, मैंने उस बुक को पढ़ा, मैंने नहीं देखी। जब कई बार तारीफें सुनी तो पढ़ा और देखा कि काफी हद तक गलत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम नहीं करता कि आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो, शिद्दत से हम भी भयंकर चाहेंगे, लेकिन दांत झड़ जाएंगे, बुढ़ापा आ जाएगा, आखिरी सांस में भी शिद्दत से चाहते रहेंगे, लेकिन वो चीज नहीं मिलेगी, कारण क्योंकि उस शिद्दत के अंदर कर्म नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का सिद्धांत हमें उस स्तर पे पहुंचा देता है कि हम उस चीज के लिए पागल हो जाते हैं, हमारी वो जिद हो जाती है, हमारी उस आदत में शुमार हो जाती है वो बातें कि उसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। हम अपने हर एक रास्ते को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सिर्फ एक ही रास्ता होता है, वो के अलावा कुछ नहीं। शायद ना असंभव सारी चीजें डिस्ट्रॉय, हमारे पास उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और जब आपके पास ये चीजें होती है कि एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी है, कोई जो आके वो चीज आपको दे देगी, एकदम गलत है, एकदम गलत है।
दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इस तरह किसी चीज को अचीव करे। तो मोमेंट होती है कि हम इस चीज को क्यों कर रहे हैं, ये मेडिटेशन, ये ध्यान, या फिर जिसे मैं अपनी दृष्टि में अध्यात्म कहता हूँ। अध्यात्म की इनिशियल स्टेज होती है, आप लोग इसको मेडिटेशन कह लो या ध्यान कह लो, इसकी नितांत आवश्यकता है। यदि आप इसमें नहीं है तो आप करियर के किसी भी मोड हो जाता है कि आपको यूनिवर्स का टॉप बनना है, श्रेष्ठ बनना है, वो बनो। लेकिन मैंने कहा आपका कॉन्शियस नहीं, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, जो हमारी मेमोरीज को सेव करता है। जब हम सपने लेते हैं, पहले बात चलिए कि कोई भी सपना, कोई भी मोमेंट हम कभी भी बिल्ट नहीं कर सकते। वी आर नॉट क्रिएटर, वी आर द डिस्कवरर। हमें जितने भी सपने आते हैं वो मोमेंट्स होती है जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारे भीतर, या फिर हम कभी ना कभी उस जगह पे गए हैं, उस इंसान से मिले हैं। हमें ना तो स्मृति रही होगी, मैंने इसीलिए कहा था पास्ट रिग्रेशन, पूर्व जन्मों वाली जो चीजें हैं उस पर आप विश्वास करो ना करो दूसरी चीजें, बस मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा हुआ था। सोचते हैं ना, मेमोरीज शब्दों में नहीं होती, पिक्चर्स में बनती है। आपको पता है ना, हम पिक्चर्स में सोच सकते हैं। हाथी का नाम लोगे, एकदम हाथी की तस्वीर आएगी। आप किसी का भी नाम ले लो, किसी भी अमिताभ का नाम लेते हैं, एक झटके में अमिताभ लिख भी रखते हैं। तो आप जो भी विजुअलाइज करते हैं, जो भी थॉट्स करते हैं, जो भी सोचते हैं, कल्पना करते हैं, वो पिक्चर ही होती है। और जितने भी आपको सपने आते हैं, यू आर नॉट क्रिएटर, यू आर नॉट कोड। यानी वो चीजें कहीं ना कहीं हमारे भीतर कनेक्टेड है। क्यों ये बातें बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम ऐसे एक बार अभ्यास करवाते हैं, आपको जाऊंगा वो विजुअल्स क्रिएट करने, वो पिक्चर्स क्रिएट करनी है, वो आपको आपकी अचीवमेंट तक लेके जाना है। आपको वो तक करना है कि जब आप अपनी उस जगह पे पहुंचो तो आपको साइन किस तरह से करनी है, किस पेन से करनी है। आप जब उस रूम के अंदर जाते हो तो उसकी जो फ्रेगनेंस होती है, उस फ्रेगनेंस तक को फील करना जरूरी है। आप जिस गाड़ी में बैठते हो, उस गाड़ी के अंदर किस तरह की फ्रेगनेंस है, उस फ्रेगनेंस तक को फील करना जरूरी है। हर कलर की एक फ्रेगनेंस होती है, खुशबू होती है। आपको हम ध्यान में नहीं जाएंगे, हम उस वास्तविकता में जाएंगे जहां आप जा रहे हो। हम फ्यूचर की जर्नी करेंगे, हम उस चीज की जर्नी करेंगे जिसके लिए आप प्रेजेंट को सर्वाइवर कर रहे हो, प्रेजेंट को देख रहे हो, प्रेजेंट को खर्च कर रहे हो। हम उस फ्यूचर को देख के आएंगे, और वो कल्पना नहीं होगी। बिलीव करो, मैं फिर कहता हूँ, आप कोई भी चीज खुद से नहीं बना सकते। वो विजुअल्स होते हैं जो आपके पास आते हैं, वो नेचुरल होते, रियल होते हैं। आप सपना भी कोई कल्पना में नहीं बना सकते। हाँ, एक छोटी सी कल्पना ये हो सकती है कि आप पहाड़ के ऊपर हो और अचानक आप जंप लगा रहे हो और आपके पंख आ गए, लेकिन पहाड़ के ऊपर से जंप लगाना कल्पना नहीं हो सकती। उस साइड क्या पता पैराग्लाइडिंग कर रहे हो आप, हाँ, पंख आपने लगा दिए, वो एक अलग चीज। हाँ, वो वास्तविकता है। हाँ, कपड़ा कोई अलग हो सकता है, हाँ, उस टाइम फर्नीचर या फिर ऑफिस का जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन ये रियल है कि आप उस चेयर पे बैठे। हमें दो काम करने हैं, गिनती के दो काम करने हैं। पहला काम ये कि अपने उस 95% थॉट्स को डिस्ट्रॉय करना है, अपनी लाइफ से खत्म करना है, जिसका कोई महत्व नहीं है। दूसरा, जिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का दुनिया जिक्र करती है, उसको अपनी जिदों में उतारना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मांगना नहीं होता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन छीनना होता है। हिप्नोटिज्म का नाम, लेकिन वो पूरे हिरन को कैसे निकल जाते हैं, इतने बड़े जानवर को। आपको पता है, अध्यात्म में हमें ये बातें बताई जाती है, सिखाई भी जाती है। जानवर कोई भी हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी जानवर हो, नेचर उसे स्पेशल क्वालिटी लेके भेजती है। पिछली बार बात हुई थी, 3 चीजें होती हैं जो हमारे अंदर स्पेशल है। सबसे पहले फिंगरप्रिंट, जो 7 अरब की आबादी में केवल आपके हैं, आपसे मैच करता हुआ कोई दूसरा नहीं है इस दुनिया में। प्रथाओं में चले आ रहे हैं, हमारे अलावा किसी सेकंड पर्सन को वो नहीं है। और तीसरी क्वालिटी, जिसे हम तलाश नहीं कर पाते। 95% लोग सारी जिंदगी भटकते रहते, नहीं तलाश करते। 4% जान तो लेते हैं उनके अंदर क्वालिटी क्या है, लेकिन इंप्लीमेंट करने में दिक्कत होती है। एटमॉस्फेयर, पारिवारिक माहौल या जो भी सर्कल, कुछ ऐसा नहीं मिलता। 1% उसे जानते भी हैं, तलाश भी करते हैं,
और इम्प्लीमेंट भी करते हो। अपने साथ एक शब्द लिखवा जाते हैं जिसको कहते हैं GRATE, ग्रेट, जीते जी वो शब्द लगा देंगे। दरअसल क्वालिटी तो तीनों की दोनों हमें है, जो पैदाइशी ग्रेड में होती है, बड़े बड़े ग्रेड में होती है, वो क्वालिटी हमारे अंदर, हमारे अंदर भी एक टाइप को नहीं करेगी, लेकिन हम इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते। और दूसरा सेकंड पोजीशन की बात करते हैं। सेकंड पोजीशन मैं उसे हमेशा पराजय मानता हूँ, हार मानता हूँ। जीत का मतलब फर्स्ट है, जीत का मतलब होगा, वो विनर होगा, वो विजेता होगी, विक्ट्री होगी, इस चीज को लेकर। मैं कोई विजेता बनाने यहाँ नहीं आया, मैं सिर्फ उस विजेता को छोड़ने आया हूँ। एक पानी का गिलास रखा तो मैं बस उस पानी में एक बूंद और डालने के लिए आया हूँ ताकि वो वाइब्रेशन करे। इसके अलावा पानी तो पानी है, पानी तो अमृत है। हम कई बार होते हैं एक जब पूजा पाठ वगैरह होती है, सबके घरों में एक लोटे में पानी हो जाता है, तो क्या किया जाए, पानी उसमें 2 टप्पे गंगा जल डाल दिए जाते हैं, उसको पूरे को गंगा जल मान लिया जाता है। यानी उस 2 टप्पों का महत्व है, उस पूरे लोटे का महत्व है, उस 2 टप्पों का महत्व। वही होती है महत्वाकांक्षा, वही होती है ध्यान की एकाग्रता और मेडिटेशन। हम अब शुरू करते हैं। सबसे पहले सुखासन है। सुखासन का मतलब जैसे हम आलती पालती मार रहे हैं, लेकिन अगर इसमें भी अनकंफर्ट है तो पाँव खोल लीजिएगा। इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा दूर दूर हो जाऊँ, अपने लिए स्पेस दे दो। लेकिन जब आप विजुअलाइज में जाएं, ध्यान में जाएं, एकाग्रता में जाएं, तो उसमें कोई दिक्कत ना हो। आपके पाँव परेशान कर रहे हैं, आपका शरीर का पोषण परेशान कर रहा है, पाँव खोल लेगा, लेकिन आंखें नहीं खोलनी चाहिए, वो विजुअल खत्म नहीं होना चाहिए। यानी और शायद मेरी गलतफहमी भी हो सकती है, आप लोग अभ्यास में मिल सकते हो। हमारा शरीर, हमारी अचीवमेंट, हमारे विजुअलाइज और हमारे जो कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट के बीच में बाधा ना हो। बस कहीं भी छोटी सी दिक्कत आती है, आप रिलैक्स हो जाना है, लेकिन आंखें बंद करके और उसको फील करना, महसूस करना। बात जब गुलाब की, मैं कहूँगा गुड़ खाओ तो गुड़ का स्वाद, और बर्फी खाओ बर्फी का स्वाद, और रसगुल्ला खाओ रसगुल्ले का स्वाद। तीनों के अलग अलग स्वाद होते हैं, पता है। हर वो स्वाद आपको महसूस होना चाहिए। अगर आप सुनना, चखना, देखना और सूंघना, ये पांचों के पांचों इतनी फील होनी चाहिए कि आप किसी घास पे चल रहे हो, सर्दी के मौसम की है तो ठंडी है, वो सिरहन हमारे शरीर में होनी चाहिए। बड़ा स्मूथ अभ्यास करूँगा, कोई ओवर या फिर कोई प्रेशराइज वाला नहीं, बड़ा अच्छा एक ध्यान मेरा घंटों भी हो जाता है, अगर 2 घंटे भी हो जाता है, वापस आने की इच्छा नहीं होती। कई बार ऐसे निकलने हो जाते हैं ना, वहीं पड़े रहे। अगर मैं कहीं पानी में चल के आया हूँ, कहीं नदी में पाँव डुबो के आया हूँ, तो बाहर जब आता हूँ मेरे ध्यान से, आप खुद महसूस कर लीजिएगा। आपको सिर्फ 2 चीज़ पे ध्यान देना है, एक तो जो म्यूजिक चलेगा, एक जो मेरी आवाज़ हो, तीसरा कुछ, तीसरा जो मेरी डायरेक्शन हो, जिसे मैं कहूँगा आपको उस वक्त ध्यान देना। कमर एकदम सीधी, हाथों को ऊपर की ओर। बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ से एनर्जी ट्रांसफर होती है, निकलती है शरीर से बाहर। वो 3 विशेष रूप से होते हैं। एक तो हमारी आँखें, हमारी आँखें हमारी एनर्जी को बाहर छोड़ती है। एक दूसरा हमारी जुबान, हमारी जुबान हमारी एनर्जी को बाहर निकालती है। और तीसरा हमारी उंगली के पोरेजा। साइकिल, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, इनको इस तरह कर लीजिएगा जिससे आपकी एनर्जी है आपकी बॉडी में ही घूमती रहे। हल्की हल्की वाइब्रेशन भी शुरू हो जाएगी, कपकपाहट भी शुरू हो जाएगी, लेकिन अच्छी उस मूड को भी फील करें, हर चीज़ को फील करें। ठीक है, अभी मैं किसी एक विशेष केंद्र के ऊपर ध्यान नहीं केंद्रित कर रहा, वो आगे का स्टेप है। आज सिर्फ मैं आपको ध्यान के उस मोमेंट को महसूस करवाना चाहता हूं। शुरू करें। अपनी आंखों को बंद कर लो, कमर एकदम सीधी कर लीजिए, एकदम सीधी। गर्दन ना किसी के नीचे हो ना किसी के ऊपर हो, बिल्कुल आंख बंद कर लीजिए।
मेरे दिशा निर्देश सुनाई दे। थोड़ा सा गहरा लेना, नाक से सांस लेना, बीच में किसी केंद्र से टकराती उस केंद्र की ठंडक को महसूस करो। दोबारा सांसों की गहराई से सांसों को खींचो, सांसों के साथ उस केंद्र महसूस करो। महसूस करो कि वो सांस धीरे धीरे आपके शरीर के अलग अलग भाग में बिखर रही है। एक नाक से उस केंद्र से टकराओ, पूरे शरीर में बिखर जाए। प्रत्येक भाग तक उस सांस को पहुंच जाए। आप एक जो संगीत है, एक जो मेरे शब्द है, उन्हें सांसों को लो। माथे के उस केंद्र से टकराओ, धीरे धीरे पूरे शरीर में उस सांसों को बिखर जाए। पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दो। अपने दाएं पांव के पंजे को महसूस करो, उसके अंगूठे को देखो, उसकी एड़ी को देखो। अब बाएं पांव के पंजे को देखो, उसकी एड़ी को स्पर्श करो, घुटने को महसूस करो। धीरे धीरे कमर तक आओ। अपने बाएं कंधे को छुओ, दाएं हाथ की कोहनी को महसूस करो, बाएं हाथ के हथेली को महसूस करो। महसूस करो, महसूस करो कि वो सांस धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल चुकी है। अपनी गर्दन को महसूस करो, अपनी ठोड़ी को महसूस करो, दाएं कान को महसूस करो, बाएं कान को महसूस करो, अपने नीचे के होंठ को महसूस करो, ऊपर के होंठ को महसूस करो, नासिका को, दाईं आंख को, बाईं आंख को, माथे को, सर के पीछे के भाग को, सर को। पुनः गहरी सांस लो, उस केंद्र को स्पर्श करने की कोशिश करो। एकदम शांत, एकदम शीतल सा महसूस करो। महसूस करो कि आप इस शरीर से कहीं धीरे धीरे आप में से आपकी एक छवि निकलकर आपके समक्ष, ऐसा लगता है मानो नीला शीशा, वो आपको देखकर मुस्कुरा रहा है। हल्का महसूस करें। आप जिस स्थान पर बैठे हैं, पूरे के पूरे कमरे को देखो। संगीत को सुनने की कोशिश करो, मेरी आवाज का अनुसरण करो।
आपका जो दूसरा स्वरूप है, नीला शरीर लिए हुए, नीली आभा, नीली चमक लिए हुए, धीरे धीरे हवा में उड़ रहा है। वो आकाश की ओर कहीं दूर उड़ रहा है। आप उस ऊंचाई को देख रहे हो, किंतु डर नहीं लग रहा। मन में एक विचित्र से हिल्लोरें उठ रही। आप उस स्वतंत्रता को महसूस करें, चांदनी रात को महसूस करें, मीठी मीठी ठंडक, ठंडी हवा के झोंके आपके चेहरे पर पड़ रही, हल्की हल्की बूंदों की फुहार महसूस करें, उन्हें महसूस करें, आनंद लो, उस ठंडक को महसूस करो, वो ठंडा करें। बच्चों की तरफ से फुहारों को महसूस करो। आप एक पहाड़ की तलहटी पे हरे मैदान में पहुंच गीला है, ठंडक के चलते ठंडा, आपका पांव उस पर रखते ही आपको वो ठंडक महसूस हो रही, उस ठंडक को महसूस। आपने एकदम सफेद वस्त्र धारण कर लिए, हल्की हल्की हवा चल रही है, ठंडी। उस हवा के साथ कोई ताजा सी गंध आ रही है, मानो फूल की कोई गंध, फूलों से भरी हुई कोई गंध, कोई हल्की बयान लिए हुए एकदम हरी भरी हरियाली की गंध। उस गंध को महसूस, वो गंध आपके मस्तिष्क पर, आपके हृदय पर अलग ही प्रभाव डाले, आनंदित करे। आपका मस्तिष्क कुछ भी याद नहीं कर पा रहा कि दूर आपको एक पहाड़ दिखाई दे रहा है, बर्फ से ढका हुआ पहाड़। आप पत्थर से नीचे उतरते, घास के ऊपर अपना पांव रखते, घास में ओस की बूंदें फैली, वो आपके पांव को गीला कर रही। उन ओस की बूंदों को महसूस, उस घास को महसूस। शनि आप आगे बढ़ रहे, आप थोड़ा सा झुक कर अपने हाथ से उस घास को छूते, हाथ को घास के ऊपर घुमाते, आपकी हथेली भी ओस की बूंदों से गीली हो गई। आप गीलेपन को महसूस करें। आप हाथ को ऊपर लाके अपनी नासिका से सूंघते हो, एक बड़ी प्यारी सी नेचर से कनेक्टेड, नेचर से जुड़ी हुई कोई खुशबू है। आप उसे महसूस करें। अचानक आपका मन खिल उठता है, उस संभाल के पत्थर पर रखते हो और उस पर चढ़ सकते। दूर बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे, शायद देवदार। दूर घना सा जंगल, इस मैदान से पार आप ध्यान से, आप हल्का सा हवा में छलांग लगाते हो और देखते हो आप हवा में ही उड़ गए। आप धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़े जा रहे, हल्की हल्की बारिश की फुहारें, ठंडी ठंडी सी हवा। आपके जो सफेद कपड़े हैं वो थोड़ा थोड़ा हवा में उड़ रहे हैं। उड़ने के कारण उनसे कपड़ों की सरसराहट की आवाजें आ रही। उस आवाज को सुनो।
सुनो उस आवाज को। कहीं दूर से मोर के बोलने की आवाज सुनो, किसी पक्षी के चहचहाने की आवाज सुनो। आप अपनी आंखें बंद कर लेते हो और हवा में और ऊपर उड़ जाते। धीरे से आंखें खोलते हो तो देखते हो देवदार के पेड़ों के ऊपर उड़े जा रहे, एकदम गाढ़े हरे मोटे पत्तों से लदे सफेदे के पेड़ के जितने लंबे लंबे देवदार के पेड़। बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की औस धुंध फैली हुई है। ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी दूसरी ही दुनिया में। दूर आपको झरना दिखाई दे रहा है। झरना जहां गिरता है वहां नए शले धीरे धीरे उस नाले के किनारे पर उतरते हैं। जिस पत्थर पर उतरे हैं वो भी ठंडा सा है, उस ठंडक को फिर महसूस करो। आप एक पत्थर पर बैठ कर पांव को किनारे के पानी में डुबो रहे। आप टखनों तक उस पानी में अपने दोनों पांव को डुबो दें। पानी के बिल्कुल नीचे छोटे छोटे गोल एड़ी उन पत्थरों के ऊपर रखी गई। उन पत्थरों की गुदगुदी वाली चुभन आप महसूस कर रहे हैं। वो आपकी पांव की उंगलियों के बीच में कुछ कुतर रही है, आपकी एड़ियों को कुतर रही है। हल्की हल्की गुदगुदी हो रही है, उस गुदगुदी को महसूस करें। आप उनकी एक्टिविटी को देख के, उनकी हरकत को देख के खुश हो जाते हो, एकदम खिलखिला उठते। आप महसूस करो उस सुंदरता। अचानक आप अपने दाएं पांव के अंगूठे को हिलाते, धीरे से मछलियां डर जाती है, दूर चली जाती है। वो दिन घूम के दोबारा आ रहे हैं। वो दोबारा फिर आपकी सबसे छोटी उंगली के पास आकर उसको कुतरने की कोशिश कर रही है। वो चली जाती। आप धीरे धीरे अपने पांव को पानी से बाहर निकालकर साइड के पत्थर पर रखते हैं। पत्थर पे आपके पांव के निशान बन गए। आप खड़े होते, उन्हें हल्की सी छलांग लगाते हो और हवा में उड़ जाते। आप धीरे धीरे उड़कर एक बगीचे में पहुंच गए। कई तरह के रंग बिरंगे फूल, दूर तक फैला हुआ बगीचा, वही हल्की हल्की बारिश की फुहार, वही ठंडक, वही पहाड़ की तलहटी। अब बगीचे में उतरते एक गुलाब के फूल के पास जाते। गुलाबी रंग का फूल है, हरा भी कोई फूल होता है, लाल है। उस पे अटकी हुई ओस की बूंदों को देखते, एक पंखुड़ी को हल्का सा छूते, वो ओस की बूंद सूखते। महसूस करो उस खुशबू को, महसूस करो। ये और गुलाब के फूलों से कई गुना ज्यादा मोहब्बत। आपका मन होता है उसे तोड़ लो। आप हाथ बढ़ाते हो, रुक जाते हो, नहीं, आप आगे बढ़ते हो। अलग अलग रंग के फूल, उन सबको
एकदम हल्का शरीर, मन में कोई भी बेचैनी नहीं, कोई भी चिंता नहीं, इतना सुकून जीवन में कभी महसूस नहीं, इतना सुकून। अब उन्हें उड़ना प्रारंभ करते हैं। वही देवदार के पेड़ों से होते हुए निकट आ जाते हुए जिस पत्थर पे आप सबसे पहले उतरे, आपकी दृष्टि जाती है, आप जी भर के इस पूरे के पूरे दृश्य को देख लेना चाहते हैं। गहरा संबंध, आप पुनः उड़ान करते हैं। प्राकृतिक जगह से होते हुए आप एक शहर में पहुंच गए, किसी बड़े से ऑफिस के सामने। लोगों ने आपको आते हुए नहीं देखा, किंतु गाड़ी के सामने पहुंचते ही आपके ड्रेस, आपके कपड़े बदल जाते हैं। आप किसी ऑफिस की ड्रेस में, आपको देखते ही कोई गार्ड भागा आता है, आप सलूट करते हैं, जवाब देते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। 8 सीढ़ियां नहीं, 9, हाँ 9 सीढ़ियां, 1 2 3 4 8। फिर कोई गार्ड आके आपको सलूट करता, झट से आपके लिए दरवाजा खोलता, आप उसको फिर धन्यवाद बोलते हैं। आपके नेचर में बहुत शालीनता है। लिफ्ट में एंटर करते हैं, हल्की सी हलचल होती है, लिफ्ट उठती है। 7th फ्लोर नहीं, 6th फ्लोर का बटन दबता है। आप नहीं दबाते, वो गार्ड दबाता है। आप अब भी उन्हीं वादियों में खोए, आप अपने हाथ को अपने नाक के पास ले जाकर सोते हैं। वो फ्रेगनेंस अब भी इन हाथों से आ रही है। लिफ्ट का गेट खुलता है, आप अपने ऑफिस की ओर बढ़ते हैं। गार्ड आपके ऑफिस का गेट खोलता है, एक बड़ा विशाल सा ऑफिस। कोई बोनसाई का पौधा, वहां से पता लगता है कि आप नेचर से कितने कनेक्टेड हो, कितने जुड़े हो। आप अपनी चेयर पे आते हैं, कोई आपके लिए चाय का कप लेके आता है, आप हल्का सा मुस्कुरा के उसका अभिनंदन करते हैं, फाइलें देखते हैं, पेन देखते हैं। वो आपकी पसंद का कोई पेन नहीं है, वो आपका जो फेवरेट पेन। अचानक बड़ी तेजी से कोई आपके ऑफिस की ओर कोई एक नया पेन आपके लिए लेके आया, गोल्डन कलर का, खूबसूरत सा, आपके सामने रखा है। आप उसे देखते हैं, उसे उठाते हैं। उसका आपके हाथ में होना ही इतना कमाल का है कि आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लाने वाले को थैंक्स बोलते हैं, फाइल खोलते हुए और पहले पन्ने पर साइन अपना नाम। टेबल पर आप
नेम प्लेट देखते, अपनी डेजिग्नेशन के साथ अपना लिखा हुआ नाम, सफेद बैकग्राउंड के ऊपर गोल्डन कलर में लिखा हुआ बहुत खूबसूरत अक्षरों में आपका नाम, आपके डेजिग्नेशन। आप अभी फ्यूचर में और बिल्कुल सामने जो सोफा रखा है, लाइट ब्राउन कलर का सोफा, बहुत बड़ा सोफा है, उसके बीच के एक पोर्शन में जाके बैठते हैं, अपनी आंख बंद कर लेते हैं, गहरी सांस लेते हुए वो सांस सीधा आपकी भवों के बीच में उस केंद्र से टकराती है और धीरे 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 नीले रंग की आभा लिए हुए चमकता है, जैसे रेडियम चमक रहा है। वो शरीर वहां से उड़ना शुरू करता है, छतों से होते हुए बिल्कुल आकाश में बहुत ऊंचाई, आप नीचे की ओर उस ऊंचाई को महसूस करते हैं, किंतु भय नहीं है, वो शरीर उड़े जा रहा है, अपने इस गांव के आकाश में पहुंचता है, नीचे की ओर आ रहा है, धीरे 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 वो इस कमरे में आ चुका है, आपके बिल्कुल वो ठंडी सांसें आपकी प्रकृति पर उस बिंदु पर टिकी हुई और वहां से पूरे शरीर में फैली। आप अपने सर को महसूस करें, सर के पीछे के भाग को महसूस करते हैं, माथे को महसूस करते हैं, दोनों आंखों को महसूस कर रहे हैं, दोनों कानों को महसूस कर रहे हैं, नाक को महसूस कर रहे हैं, दोनों होठों को महसूस कर रहे हैं, गर्दन को महसूस कर रहे हैं, दाएं कंधे को महसूस कर रहे हैं, बाएं कंधे को महसूस कर रहे हैं, दाएं हाथ की कोहनी से लेके हथेली तक को महसूस कर रहे हैं, बाएं हाथ की कोहनी से हथेली तक महसूस कर रहे हैं, अपने कमर को महसूस कर रहे हैं, दाएं घुटने को महसूस कर रहे हैं, बाएं घुटने को महसूस कर रहे हैं, दाएं पांव की उंगलियों को और एड़ी को महसूस कर रहे हैं, लौट चुके हो, आप गहरी सांसें ले रहे हैं, उस चीज में डूबे जा रहे हैं, आप धीरे धीरे उसमें डूबे जा रहे हैं, आप एकदम नितांत शांत हो, हर चीज से कटे हुए एकदम शांत हो, आपका मन एक जब इच्छा हो तभी डूबे, नहीं तो बैठे।
अभी एक एक को लेंगे, उसके मीनिंग समझेंगे। और मैंने थोड़ा सा हल्का सा वो किया था, दरअसल हर एक डीप मूवमेंट लेते, सबके सब अपने किसी न किसी चक्कर में गए थे। आपके साथ क्या चीज़ हुई? कोई ऐसी स्थिति थी जहाँ क्या दिक्कत आई थी? कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी या कुछ ऐसी थॉट्स आपके जहन में चले थे? खुल के बताओ। देखो, अगर वर्कशॉप होने का, ध्यान होने का अलग चीज़ है, लेकिन उन चीज़ों का अगर सोल्यूशन ना निकले, कहीं एक हुक है जो अटका हुआ है। ये बोलो, बड़ा भाई है, अगर सोल्व नहीं करवा पाएगी तो कोई फायदा नहीं है। सोचो, बाद में बात करें। चलिए हम, मैंने सिर्फ एक छोटा सा, मैंने बताया ना, मैं एक दिशा निर्देश देने वाला, मैं समय था कैसे जाया जा सकता है, ऐसे जाया जाए, लेकिन मार्ग आपका था। आपको वही करना था। डेस्टिनी क्या होती है, मैंने आपको बताया ना कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ और आप कर रहे हैं। हर वो चीज जो भी आपने देखी है, देखिए जितने भी हम लोग हैं, सबके अलग अलग टूल थे, सबकी अपनी इंडिविजुअल एक यूनिवर्स थी, आप अपनी एक दुनिया में थे, और सबकी अपनी अपनी दुनिया थी। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स है ना, उसी तरह आप में से किसी की भी थॉट्स एक दूसरे से नहीं मैच की हो। ये इम्पॉसिबल है कि एक ही पहाड़ पे दोनों गए होंगे, और ये भी इम्पॉसिबल है कि आप बना रहे होंगे, कभी नहीं बना सकते। हम इतनी बारीकी से कभी कोई चीज़ क्रिएट नहीं कर सकते जितनी बारीकी से अगर आपने ओस की बूंद भी क्रिएट की है। हम इतने बड़े क्रिएटर नहीं है कि ओस की बूंद को क्रिएट कर लें, हम इतने बड़े क्रिएटर नहीं है कि मछलियों को क्रिएट कर ले या पानी की बहाव को क्रिएट कर लें, हम नहीं क्रिएट कर सकते। इसका मतलब गए हो तो ही आपके थॉट्स में गए। अगर मैं अभी लाल किले की चर्चा करूँगा ना, तो आप देखोगे अच्छा लाल किला पिक्चर सामने आ जाएगी। दो तरह की पिक्चर, जो लाल किले में नहीं गए उसके सामने फ्रंट की पिक्चर, और जो गए हैं वो अंदर तक जाके आए। तो आप लोग अगर इस नेचर में अंदर तक जाके आए हैं, इसका मतलब आप वहाँ पहले गए हो या जा सकते हो। ये फ्यूचर में हो सकता है, याद रखिए। जो चीज़ें मैंने बताई है 99.9% पॉसिबिलिटी है, जो चीज़ें मैंने बताई हैं उस तरह की होगी, जिस ऑफिस में कर सकते हैं। 0.1% पॉसिबिलिटी सिर्फ आपकी क्या, कौन सी थी वो बुक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत, उस पर डिपेंड है कि आपकी जिदें कितनी बनती हैं। जिदों के हाथ में 0.1% आपका क्या अनुभव महसूस हुआ, कैसा कैसा? ये बहुत अच्छे से काम नहीं चलेगा। ये तो वही हो गए, मिठाई खाए यहाँ खाए कैसे कि बहुत अच्छी थी। उपमा अलंकारों का प्रयोग करो, किस तरह से अच्छा है। अच्छा तो सारी चीज़ें होती है, हम यहाँ बैठे ये भी अच्छा है, लेकिन आप वहाँ जाके आए हो और दुनिया में कोई नहीं था, तो इनको ये तो बताओगे कि क्या चीज़ थी उसमें जो कहीं और नहीं थी। आपके मन को किस तरह से सुकून पहुँचाया, या फिर आप को कैसे उस तरह का माहौल पैदा कर। आपने वही तो बताने की ये बात थी कि यहाँ पे पत्थर है, लेकिन हर एक पत्थर का साइज अलग रहा होगा ना, तो आपने वही पत्थर क्यों क्रिएट किया। याद रखिएगा, एक एक लोग इस बात को सुनिएगा, ये वही चीजें हैं जो करियर में बनाए, क्योंकि वो देखी हुई थी, कुछ चीजें वही आ रही थी। ठीक है, कुछ मतलब जैसे पहले हो रहा था वो भी मेरे को हो रहा था। कैसे? जैसे आपने कहा ना कि राइट पाम की मतलब इस पे, तो मैं ऑलरेडी उस पे। हाँ, आप ऑलरेडी उस पे थे पहले। हाँ, मैं वहाँ उसी टाइम 1 सेकंड आपका पहले गई थी। आपका मुझे हिल रहा है, उससे पहले मेरे बोलने से पहले ही आप मुझे थे। और घास पे भी मैं पहले ही चली गई थी। अच्छा है यार, बढ़िया है। आपकी हड़बड़ाहट बड़ी वो होती है। और जो ऑफिस था बस दो चीज़ों को याद रखिएगा, एक तो आती हुई ट्रेन से पहले प्लेटफॉर्म पर मत पहुँचना, वो दिक्कत है। नहीं सर, मैं ट्रेन ऑलरेडी ऊपर से लेट निकल हूँ, जाना। मैं लेट हूँ ऑलरेडी, मुझे मैं लेट हूँ। कोई लेट नहीं है। आपका क्या अनुभव, आपका नाम क्या?
पूजा। हाँ पूजा, आपका अनुभव कैसा? अच्छा था, जैसे मैं ऑफिस में गई तो मतलब वो स्टेप थे, वो मतलब आपने बोला था आप तो मैं उन पे चढ़ गई थी, मतलब पहले चढ़ गई थी मैं उस पर। और आपने कहा बहुत सारे मतलब बंदे हैं, तो वो मेरे पास आ रहे थे पहले, मैम मतलब एज अ मैम मुझे भी बोला रही थी। यानी इसका मतलब ये है कि सारी चीज़ें घटित होने वाली हैं। अगर मेरे कहने से पहले ये चीज़ें घटित हो रही थी, मतलब वो डेस्टिनी है, वो तो पहुंच ही नहीं है। पेन गोल्डन नहीं था, ब्लू था। आपने- फिर मैंने गोल्डन क्रिएट किया आपके कहने पे। नहीं क्रिएट नहीं करना था। और जो वो नेम प्लेट थी वो वुडन वाली थी, आप बोले थे व्हाइट पे गोल्डन। मेरी व्हाइट पे ब्लू था। ठीक है, यानी आपके इंडिविजुअल यूनिवर्स में तो आप मेरे हिसाब से क्यों चेंज कर रहे थे? मैंने तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया, मैं तो अपने हिसाब से चल रहा था ना। मुझे जो दिखाई देगा मैं तो वैसा ही करूँगा। सोफा सेव था। और वो ग्रीन फूल तो आया ही नहीं था। हाँ मेरे क्या? हरा गुलाब। हरा गुलाब वो नहीं आया, मैंने क्रिएट किया है। आपने क्रिएट किया। आप लोगों के हरा गुलाब आया था, आपके भी आया था, आपके आया था। ये चीजें फंबल है। हरा गुलाब होता है, हरा गुलाब होता है। नहीं देखा। मैं रोज गार्डन गई थी तो वहाँ मेरे को सारे कलर के गुलाब दिखे पर हरा नहीं। चलो मैं आपको हरा गुलाब दिखाऊंगा। हरा गुलाब होता है, मैंने जानबूझ करके हरा गुलाब देखते हैं कितने लोग क्रिएट करते हैं, लेकिन मैंने भी पहली और आखिरी बारी देखा था हरा गुलाब। तो एक ही फूल बदला था, पिंक फिर ग्रीन फिर हाँ, वही कारण था, वही तो पजलनेस थी ना कि आप कितना उलझते हो और आप उलझ रहे थे। ये तो मेरा कंफ्यूजन था ना, मैं कलर को नहीं पहचान पा रहा था, लेकिन मेरी सोच के साथ साथ आप क्यों भाग रहे थे? आपने कहा था फॉलो करना है। फॉलो करना है मतलब ये भी होता है पूरी तरह से फॉलो करना है। नहीं भी आपको डेस्टिनी को फॉलो करना है, मेरी पजलनेस को फॉलो थोड़ी करना है। टाइम पे था अब जैसे स्टेप्स की बात है, सीढ़ियों की बात है, सीढ़ियाँ मैंने काम तो हुआ तो ऊपर चढ़ 7, के 8, 9 गिनने में मुझे उलझन थी। आप लोग क्यों पजल हो रहे थे? आप लोगों की थी नहीं, मेरा पता है क्या था सर, 1 2 3 4 के बाद तो वो था प्लेन, फिर 4 बाद में थी। तो ओवरऑल मिला के बताइए महसूस कैसा हो, मानसिक रूप से किस तरह की चीजें महसूस हो, कैसा? मैं जब सामने खुद का प्रतिरूप आया उस तो ऐसा लगा कि आंखें खुली पड़ी है सामने ऐसा वही चीजें होती है। अच्छा फ्रेगनेंस महसूस किया आपने? वो हल्की सी कम माइनर ठंडक भी हो रही थी आई थी, हल्की आई थी, कम आई थी लेकिन आई थी। ठंडक को महसूस किया है, पाँव की ठंडक को, और उसकी बूंदों को महसूस किया। झूठ मूठ नहीं, सच्ची वाली बात बताओ। पंखे की आवाज नहीं सुनी पंखे की आवाज महसूस नहीं सुनी। ये जो थॉट्स है ना, ये हमारी पहली एक्सरसाइज वो थी कि जब हम 95% थॉट्स को खत्म कर दें। देखिए ये जो विचार हमने लिए, जो थॉट्स हमारे मेमोरी तो ये भी बन चुकी है। जब आप अकेले होगे ना इस मेमोरी को याद करोगे, लेकिन ये मेमोरी बहुत पॉजिटिव है। ये वो मेमोरी है जो हमारे साथ कनेक्टेड है, सबकॉन्शियस मेमोरी। हमारी 95% मेमोरीज की बजाय अगर ये मेमोरी हमसे कनेक्टेड होती है तो ये हमारे करियर में, हमारे फ्यूचर में, हमारी लाइफ में हर मामले में हमारे साथ चलेगी। तो हमें सबसे पहले वो 95% मेमोरीज के, आप घर से लेके लाइब्रेरी तक आते हो, 20 तरह की चीज़ें देखते हो। एक साइकिल वाले का बच्चा गिरा हुआ या साइकिल चला रहा है, या बच्चा कुछ लेके जा रहा है, या दूसरे के बाल पकड़ के पीटने लग रहा है, वो चीज़ अच्छा वो अजीब सी मेमोरीज हो। या कोई गाय जा रही है, अच्छा आपके पसीने क्यों आ रहे हैं? ह्यूमिडिटी के चलते। यहाँ गर्मी थोड़ी है, गर्मी वाला तो मुझे लगा नहीं कि कुछ गर्मी फील हो रही है। इसका कारण और बताते हैं। ये आप जिस जर्नी से आई सच में कोई विजुअल नहीं था, ये रियल था। इसको मैं बताता हूँ क्या चीज़ है, इसलिए मैंने आपसे
क्योंकि जिस ध्यान से हम आए हैं, ये ध्यान अपने आप में बेशक सामान्य से आपको लगा, लेकिन बहुत बड़ा एडवेंचर वो है। और कमाल की बात ये है, आप लोग पूरी तरह से किसके क्या है, लेकिन मुझे जैसा दिखाई दे लगभग सबके सब इस ध्यान में गए हो। पहली अटेम्प्ट में रेयर ही चांसेस होते हैं कोई इतनी लंबी विजिट कर लेता है, रेयर ही चांसेस होते। उसके बाद मनुष्य शरीर होता है, यानी जो हमारी थॉट्स होती है वो भी अपने आप में एक शरीर जो हम कल्पना करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर आगे अध्यात्म की ओर चलने। तो आपकी जो यात्रा थी मनुष्य शरीर की यात्रा थी, जिसका वर्ण जिसका रंग होता है नीला, रेडियम की तरह चमकता हुआ नीला। मनुष्य शरीर आपसे अलग होता है ना, तो उसके बाद बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस नहीं हो पाता, तो आपको गर्मी लगनी ही थी। अब वो प्रमाण है कि आप सच में बहुत दूर, बहुत डीप, बहुत ही गहरे ध्यान में थे। ये नहीं कि पूरी तरह अच्छी खासी लगी होगी, वो लगे, लेकिन महसूस हुई है कि कुछ ऐसा है जो बॉडी को गर्म कर रहा है। हमारा मनुष्य शरीर एक तरह से एयर कूलिंग का काम करता है हमारे लिए। अगर आपका गर्मी लगना या अजीब सी तरह से अव्यवस्थित होगा, इसका मतलब यह था कि मनुष्य शरीर आपसे तब तक अलग हुआ। आप अध्यात्म में थे। हमें पूछना था ना, आप अध्यात्मिक कैसे बने? कैसे हर एक आध्यात्मिक जो ये कहता है कि मैं धर्म को नहीं मानता है, मैं अध्यात्म को नहीं मानता, और सबसे बड़ा अध्यात्मिक होता है, क्योंकि उसके मानने से इससे क्या होता है, जो चीजें होती है वो तो होती है। तो आपकी जर्नी जाने अनजाने में मेडिटेशन के मामले में आध्यात्मिक यात्रा है, और आपका मनुष्य शरीर केवल उसी जगह जाता है जिस जगह उसकी इच्छा होती है, या जहाँ वो जा चुका होता है, या जहाँ उसे जाना होता है। क्योंकि मनुष्य शरीर की मेमोरी खाली प्रेजेंट की मेमोरी नहीं होती। हमारे अध्यात्म पास्ट में, फ्यूचर में, या कभी भी कहीं भी आ जा सकते थे। उन्होंने 17 बार रामायण देखी थी, 14 बार महाभारत देखी, रिवाइज करके। रिवाइज जैसे कई बार कैसेट्स होते हैं, या फिर जो भी होते हैं, एकदम दोबारा रिवर्स करके फिर फॉरवर्डिंग, रिवर्स फॉरवर्डिंग, रिवर्स कर करके 17 बार वो रामायण देख चुके और 14 बार महाभारत देख चुके, क्योंकि उनके साथ बेहतर समय से इधर आना जाना कारण का भूषण भी मनुष्य शरीर में है। आपका जो मनुष्य शरीर है उसी में हमारी स्मृतियाँ और मेमोरीज होती हैं, चाहे पास्ट की हो, चाहे फ्यूचर की हो, कहीं की भी हो, चाहे दूसरे जन्मों की। तो मनुष्य शरीर केवल उन्हीं चीज़ों को देखता और दिखाता है जो आपके साथ जुड़ी हो, चाहे उसमें पास्ट हो या फ्यूचर। अगर आपने अपने नेम प्लेट का नाम आपने सिर्फ मेरे शब्दों के हिसाब से, मैंने उस कारण से ये भी कहा था कि क्योंकि आपकी शुरुआती पहली जर्नी थी कि कहीं दाएं बाएं भटक गए तो मेरा अनुसरण करते हुए निकल गए, लेकिन आप लोग ज़्यादा शातिर निकले, मेरे से दोबारा वाले अच्छा है। ये चीज़ें जरूर, इसका मतलब है कि आप हर उस इवेंट के लिए, हर उस प्रोग्रेस के लिए मेंटली प्रिपेयर है जो आपके पास क्या चीज़ें थी, क्या अव्यवस्थित चीज़ें, क्योंकि लगभग सबके ही हल्की हल्की से बेचैनी भी दिख रही थी, और सबके हल्के से शुरुआती दौर में बेचैनी थी, लेकिन शनि 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 आप लोग अच्छे ध्यान पे निकल गए, सबसे दिख रहा है। कई बार चीज़ें ऐसी होती है कि हम ध्यान पे उससे दौड़ के अटक जाते हैं। तब अटकना कैसे होता है? मैंने ये कहा कि जब जो चाहे तभी आ सकता है, तब मैं चुप हो गया था और आप लोगों को निकलने की इच्छा हुई। लास्ट में ऐसा हुआ था सर, जैसे हाथ थे नहीं सकते, यही होता है, एकदम चिपकी हुई है, आंखें नहीं खुलने की इच्छा है बाहर के आवरण से, क्योंकि आपका मनो शरीर नए शरीर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो आपके हिसाब से 10 मिनट 15-20 मिनट आपके हिसाब से आधा घंटा 15-20 आपके हिसाब से आधा घंटा। आप लोग 48 मिनट रह रहे हैं। वहाँ पर टाइम भी कलेक्ट होता है, आपको टाइम का भी पता है। घूमने भी कितनी जगह है हमें, घूमने भी कितनी जगह है हमें। वो तो आप अकेले में बैठे दोबारा घूम कर रहेंगे, नहीं पहुँच पाओगे इस पर। बात ये नहीं है, क्योंकि कई बार होता है ध्यान एक ऐसी गूढ़ चीज, आपको पता है एक रात में आप पूरी जिंदगी जी लेते हो, सपनों में पूरी जिंदगी जी लेते हो,
कि बच्चे पैदा होते हैं और आखिर में मर भी जाते हैं, एक रात में पूरी जिंदगी। देखिए टाइम कितना स्पीड चलता है। ध्यान की एक अपनी जगह होती है, इसीलिए हम ध्यान में होते हैं, क्योंकि ध्यान में हर उस चीज़ को करने के लिए हमारे पास अलग ही समय होता है, अलग ही जो होता है। वहाँ काम हर चीज़ बहुत स्पीड है। जिस काम को हमें यहाँ करने में 1 साल लगता है, वहाँ आधे मिनट में आप करके आ जाते हैं। इसका मतलब आपकी 1 साल की प्रिपरेशन आधे मिनट में हो जाती है। अब लालच आ गया आपको, ध्यान देना मुझे ऐसा महसूस होता है कई बार कि टाइम जल्दी निकल गया काम करते। हाँ, टाइम तो उसी टाइम से निकलता है, क्योंकि आप घूम के भी कितना आते हो, चाहे कितने दूर तक घूमने के बाद में पता लगता है ये तो ये हो रही है। तो टाइम की जो वो चीज़ें, तो ये टाइम के फाउंडेशन ये फाइनल करती है, टाइम का तरीका भी कि आप लोग एक अच्छे काम के। हाँ जी, और कमाल है क्या है कि मैं बैठा था, मुझे पता है ना, मेरा गला सूख गया था, पानी पिया है। सच में बैठे कि भरोसा ही नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं कि 8 आवर्स और लगभग इतना ध्यान करते हैं, फिर आपका शरीर, वो मनुष्य कैसे एक्सेप्ट करता है जल्दी? देखिए क्या होता है कि 7-8 घंटे ध्यान के हो जाते हैं। हर रोज नहीं ध्यान होता, किसी को मूड होता है। 7-8 घंटे का तो कई बार वो होता है, नंबर बनाने के लिए भी कह देते हैं। एक ही बार आया है 8 घंटे का ध्यान, लेकिन उस 8 घंटे के ध्यान की श्रेष्ठता को अब कहाँ मूल्यांकन बोला कि ध्यान वो निकलता था। उस तरह की चीज़ें थी, तो उस समय ध्यान में थे तो पता नहीं चला, सच लगा कि कोई 20-25 मिनट या 30 मिनट के आसपास हो। जब टाइम का पता लगता है तो इतना लंबा टाइम निकलता है। लेकिन उस ध्यान के बाद कम से कम 2.5 से 3 घंटे तो एकदम शुरू होकर बैठे रहते हैं। कहाँ है जो सिचुएशन आप लोगों के साथ थी कि अभी कि आ जाइए और आने में दिक्कत हो रही है, ये तो कुल 48 मिनट का प्रोसेस था। अगर इस प्रोसेस को और थोड़ा लंबा करते तो आपका मनुष्य शरीर एक्सेप्ट थोड़ी करता जल्दी से। आना तो चलो यही था, लेकिन इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन वो अपने साथ इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी वापस लेके आएगा, क्योंकि मैंने बताया ना विजुअलाइज। अब आप जाके बुक पे बैठे और आपको खुद महसूस होगा कि क्या करते हैं। और अगर हम उसको वापस ना लें तो, जैसे आपने कहा कि सामने बैठे फिर ना लें तो ऐसा संभव नहीं होगा। ऐसा सुसाइड करने के कई तरीके हैं, लेकिन आदमी अपनी सांस रोक के आत्महत्या नहीं कर सकता कि चलो मैं सुसाइड करता हूँ, सांस रोक ले। पॉसिबल नहीं है, वो सुसाइड कर ही नहीं सकता। वही चीज़ें हैं कि मनुष्य शरीर का आपके लाने, ना तो आपके छोड़ने की क्षमता की है, ना लाने की क्षमता। वो उस मनुष्य शरीर की ही डिमांड है, हमारी इच्छा नहीं है। हर एक शरीर की अपनी मेमोरी होती है, हर एक शरीर की अपनी इच्छा होती है। हम अपने शरीर में तो एक्सेप्ट कर ही लेंगे, इच्छा तो उसकी नहीं है ना आने की। फिर उसी की इच्छा होगी यार, और जाऊंगा कहाँ, चलो। तो ये लेयर्स होते हैं, प्याज की लेयर की तरह होता है हमारा शरीर। हर एक शरीर के अपनी वो होती है, हर एक शरीर की अपनी सेंस होती है। वो जो डीप अध्यात्म है वहाँ तक हमें जाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन शुरुआत के जो 2 शरीर होते हैं, वो 2 शरीर हमारे मनुष्य शरीर की स्थिति है, या फिर हमारा वास्तविक जो शरीर होता है, और उसके बाद हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर होता है जो निर्माण करता है हमारे फ्यूचर का, हमारी यानी ऐसा लगा लो कि जो भी चीज़ हम क्रिएट करते हैं वो सूक्ष्म शरीर होता है, जो हमसे कनेक्टेड होता है। चाहे हमारी इमोशंस की बात हो या हमारे करियर से रिलेटेड उस चीज़ की बात हो, और चीज़ें। मनुष्य शरीर का मतलब होता है कलेक्ट करना, इकट्ठी करना। माइंड इमोशंस को कंट्रोल करता है, इमोशंस माइंड को कंट्रोल करते हैं। ये तो आपने है ना मुर्गी और अंडे वाली बातें की। आप अपना व्यू बताइए। एक सेकंड, आपका मत क्या है? मैं आपका जानना चाहती हूँ। फिर मैं भी बताऊंगा आपका मत क्या है। पहले मैं आपका जानना चाहती हूँ। दरअसल इमोशंस का अस्तित्व कहाँ है हमारे शरीर में? हम कहते हैं कि हमारे एक सोल होती है, हमारा मन होता है, वो कहाँ होता है? हमारे माइंड होता है, ये तो एक्सेप्ट है, ये तो साइंस में खोज लिया माइंड कहाँ होता है, लेकिन हमारा मन कहाँ होता है? मन भी कंक्रीट नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट है। उसी तरह इमोशंस भी ऐसे हैं।
क्या होता है कि हमारे दिमाग में, ये साइंटिफिक है, ये तो बड़ी सामान्य सी चीज़ है, ये कोई आध्यात्मिक विषय है नहीं, कि जब हम एक्शन टू रिएक्शन वाली चीज़ें होती हैं, जब हम बाहर किसी एक्शन को देखते हैं तो हमारे माइंड उसको रिएक्ट करता है और माइंड के रिएक्शन के चलते हमारी बॉडी के अंदर वो चीज़ें क्रिएट होती है। कई बार ये होता है ना, आदमी बड़ा इमोशनल होता है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भावुक होता है, अचानक ये चीज़ होती है वो प्रैक्टिकल हो जाता है, फिर बड़ी बड़ी चीज़ों का भी उस पर असर नहीं होता। अचानक का मतलब ये लगा लो कि हैप्चर हो रहा, आप मान लो झूले पे झूलते हो, उठती उठती डर लगता है, फिर तीसरी बार होता है, चौथी बार होते होते वो डर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। मैं पहली बार जब फ्लाइट में बैठा था मुझे 20 आए थे, ये हो गया वो हो गया वो हो गया, बड़ी भयंकर सी स्थिति हुई थी। मैं मुंबई से चेन्नई जा रहा था और वहाँ पे कुछ बबल्स बनते हैं, एयर बबल्स होते हैं, बारिश का मौसम था, बड़ा भयंकर सी सिचुएशन थी, तो चलते चलते एयर बबल्स जहाँ होते हैं वहाँ इंजन रुक जाता है, तो उससे पहले ही ना फ्लाइट का इंजन बंद कर दिया जाता है ताकि वो जाम ना हो। फिर वो ऐसे होते हैं, वो बबल्स दिखाई नहीं देते, बबल्स होते हैं एयर फ्री, हवा नहीं होती उसमें, तो वो बड़ा स्पीड नीचे की ओर आता है और जहाँ एयर होती है वहाँ पे इंजन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, वहीं पे इंजन बंद हो जाता है। तो ऐसे ही चल रहे थे, एयर बबल बना वो बड़ी तेज़ी से नीचे आ रहा है, जैसे मैंने अपने आप को सुन कर रखा, लेकिन पास में एक बच्चा बैठा, बच्चा कितना 2-2.5 साल का, अपनी मम्मी को बोला, मम्मी मम्मी क्या मर जाएंगे, उसका तो कहना मेरे घर में बढ़ गए तो मर जाएंगे। वो विजुअल्स शुरू हो गए। फिर तो अब यहाँ तक तो चल गया, बारिश का मौसम चल रहा था, बिजली की कड़कने के बाद बिल्कुल साथ में बिजलियाँ कड़क रही थी, कभी इधर कभी उधर, साथ में एक आंटी जी राम राम के नाम शुरू कर दिए उसने, और मेरे को राम का नाम क्यों राम नाम शुरू ज़्यादा दिखाई दे रहा, महसूस हो रहा था सारे, तो एटमोस्फेयर ऐसा क्रिएट हो गया। उसके बाद फ्लाइट अटेंडेंट ने उन्होंने ये कह दिया, वो था पहला अनुभव मेरा, फ्लाइट का पहला, मैंने कसम खा ली कि भगवान किसी तरह नीचे उतार दे, मैं कभी भूल के फ्लाइट में नहीं। वो दूसरी बात है कि मैंने अपना वादा ठीक 6 घंटे बाद तोड़ दिया, क्योंकि दोबारा फिर फ्लाइट में बैठ गए। धीरे धीरे जब 50-100 बार बैठ चुके थे, अब चाहे बबल आए, चाहे बिजली करके, चाहे कुछ रखती फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हैबिचुअल हो गई उस चीज़ में। इमोशंस के साथ वही, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हम इमोशंस किसके लिए जोड़, परिवार के लिए जोड़ रहे हैं। आपको ये पता होगा, एक बात आप याद रखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करो ना, ये बातें वैसे नॉर्मल तरह से करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं प्रैक्टिकल बातें करूँगा। कई बार हमें ये लगता है अगर ये हमारी लाइफ में नहीं हुआ तो क्या होगा, पॉसिबल नहीं हम जी पाएंगे। विश्वास करो, सर्वाइव कर जाए, अच्छी तरह जी जाए, कोई सवाल ही नहीं, चाहे कोई कितना ही करेंगे, कितना ही करेंगे, वो इमोशंस कहाँ चले जो हमारा ये निश्चय था कि इनके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है, चीज़ें कभी नहीं सकती, पेरेंट्स भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं। एक बार जब हम बबल्स में घुसते हैं ना, उस वक्त तो होते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे सिचुएशन ट्रैक पे आते हैं ना, उसमें क्या, मैंने इसलिए उन बबल्स का नाम एयर बबल्स का नाम दिया। तो इमोशंस का और माइंड सेटअप का कोई महत्व नहीं, विशेष कोई मायने भी नहीं। हमें संचालित करने वाला दिमाग है, बस दिक्कत ये है कि हम दिमाग को संचालित नहीं कर पाएंगे। परेशानी कहाँ की, जब दिमाग हमें चला नहीं जाता, वो इमोशंस, वो फीलिंग्स, वो सारी चीज़ें माइंड सेटअप है, और वो तब तक है। घोड़े को ढीली लगाम में छोड़ोगे तो बरस बढ़ेगा, तो घोड़े को उसकी लगाम को पकड़ने का हुनर हमें भी चाहिए। कृष्ण ने रथ ही क्यों समझा, अश्व ही क्यों समझा, और भी तो काम कर सकता है। अर्जुन के रथ को ही क्यों हारा, क्योंकि पता है अर्जुन के रथ का मतलब उसकी भावनाओं को सुना। और वास्तव में अगर कृष्ण अर्जुन के रथ को नहीं हारते तो युद्ध या तो होता ही नहीं होता, तो अर्जुन ये पांडव पराजित, क्योंकि महाभारत के रण के प्रथम दिवस में ही अर्जुन ने शस्त्र छोड़ दिए थे, अप्पा निकल गए। अश्व को संभालने का मतलब इमोशंस को कंट्रोल करना, इमोशंस को संभालना, पर इमोशंस तो बीच पे ही होते हैं, हमें लगता है कि हम सांस में भी एक फायर है। दरअसल क्या है, इमोशंस में ऑप्शंस होते हैं, इमोशंस में सैक्रिफिसेशन बदल सकते हैं, इमोशंस में है ना, ठीक है जो आपकी इच्छा एक झटके में। और अगर आपका पैशन है ना ये चीज, वो भाड़ में जा तुम और भाड़ में जाओ, और आपको ये करना है तो करना है,
अब देखिए इमोशंस और पैशंस में दोनों कई अलग चीज़ है, दोनों की एक इंडिविजुअल, आप उसको भी पैशन को भी एक इमोशन की कैटेगरी में ले तो सकते हो, लेकिन जिद्दी इमोशन कि मेरा दिल में बैठा कोई बच्चा जिद करता है बच्चे की तरह, उसे चाहिए तो सब कुछ चाहिए, नहीं तो कुछ इसका नहीं। क्या मतलब है? क्या है कि भाव ये है कि अगर जिद्दी बनना है ना तो बच्चे की तरह ही बनो। एक बच्चे के हाथ में उसे ये नहीं दिखता, अरे कुछ नहीं है, एक छोटा सा वो तो नहीं है, यानी चाहिए तो पूरा चाहिए, नहीं तो बिल्कुल नहीं। बनो तो जिद्दी वैसे बनो। उस जिद का भी क्या फायदा यार, करनी तो यही बात, देख लो कोई वो हाँ वो इमोशंस होंगे, वो सेक्रीफाइस होंगे। तो अगर करियर की बात हो तो आप जिद्दी बन जाए। हाँ, लाइफ की जर्नी की बात है या पेरेंट्स की बात है, अपने सर्कल की बात है, तो आपके इमोशंस में रहना लिखना तो जरूरी बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। आपको अपनी जो जर्नी है, आपको अपने जो टारगेट्स हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड करने ज़रूरी है कि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। जो चीज़ आपके कॉन्शियस माइंड में है ना, वो तो मतलब ये लगा लीजिए कि चलती फिरती चीज़ें। सबकॉन्शियस का मतलब है कि ये होना है तो होना है। ये वो मेजर सीक्रेट फाइल्स होती हैं जिसका क्लियर होना निहायत ज़रूरी है। तो आप अपने हाँ हाँ बोलो बोलो। पर जैसे कई दिन हम मतलब उससे हो जाए, कट जाए किसी रीज़न से, उस चीज़ से जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, और फिर क्या? फिर क्या, कुछ नहीं। फिर भी वो सबकॉन्शियस माइंड आपकी थोड़ी सुनेगी, निश्चित है। उसके तो बिल्कुल अटल निश्चय है। सबकॉन्शियस माइंड तक जो बात पहुंच गई ना, तो समझो कि वो पत्थर की लकीर होगी, पत्थर टूट जाएगा, लकीर खत्म नहीं होगी। जैसे मेरे साथ ऐसे होता है कि मान लो हफ्ता 10 दिन मैं उससे कट रही हूँ किसी कारण, तो मैं मैनेज करती रहती हूँ, फिर मेरे को अजीब सा गुस्सा फूटता है अंदर कि मतलब मैं उसे कट रही हूँ, और फिर मतलब कुछ नहीं दिखता, फिर मुझे कोई मतलब उसको वो कर रहा है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, चाहे वो कितने मेरा क्लोज बंदा है, मेरी मदर भी है चाहे, मैं उनको मतलब कहती हूँ कि आप मतलब मत बात करो मेरे से, मेरा काम हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। फिर मैं सोचती हूँ कि मतलब ये चीज़ भी ठीक नहीं है, मैं ऐसे बात कर रही हूँ, गुस्सा कर रही हूँ, क्योंकि पर कई दिन बाद ऐसा होता है कि मैं उसे कट रही हूँ, कितने दिन हो गए अब जो मेरा काम है। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, फिर मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरे मतलब इंटरनाइज कर लिया मैंने इसको, तो ये होगा, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर मुझे लगता है नहीं, अंतिम सांस तक मेहनत करनी है तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। चाहे अगर मैं मतलब ऐसे सोचूंगी सबके बारे में तो फिर नहीं होगा, ऐसा नहीं कि वो हो गई, तभी मैं पूछ रही हूँ। देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हमारे अध्यात्म में भी एक बात कही गई है, यदि आप जीवित हैं तो इसका मतलब है कि आपका श्रेष्ठ अभी बाकी है। जो श्रेष्ठ कर चुका है ना, उसको फिर जीने में कोई औचित्य नहीं। मतलब अगर जिंदा है तो कोई बेहतरीन अभी बाकी है, वो चीज़ बाकी है नेचर ने जिसके लिए आपको इस धरती पे उतारा है, आपको ये जीवन दिया, आपसे कोई विशेष काम करवाने के लिए ही जीवन दिया, इसका मतलब आपका श्रेष्ठ बाकी है। दूसरी बात है टाइम की, एक अपने कहावत है, जागो तभी सवेरा, वो हम सच में समझ नहीं पा रहे इस चीज़ में। तो किसी भी चीज़ के लिए कोई भी समय निर्धारित नहीं है। हमें क्या पता कि हमारा समय क्या है, हमें क्या पता कि वो टाइम उसके लिए वही है। वो कौन थे, KFC उनकी स्टोरी पढ़ी मैंने। कब शुरू किया था? 65 उन्होंने बहुत अर्ली शुरू था, बहुत लेट 66 ईयर के होने के बाद उन्होंने KFC नाम की ब्रांड शुरू की थी। वर्ल्ड की सबसे बड़ी चेन है KFC, 65 साल की उम्र में। तो अगर वो भी ये कहते हैं अब तो रिटायरमेंट का टाइम हो गया आपको, जब दुनिया के रिटायरमेंट का टाइम आया उस टाइम तो उन्होंने बिजनेस शुरू किया। रिटायरमेंट को 5 साल हो जाते हैं, हमारे तो लोग पेंशन लेना शुरू करते हैं, उन्होंने 65 की एज में शुरू किया, 65 की एज में जाके। इसका मतलब है कि विशेष के लिए, महत्वपूर्ण के लिए और टारगेट के लिए कोई भी टाइम निर्धारित नहीं। आप 2 दिन के लिए अगर डिप्रेस्ड हो जाते हो या उससे कट जाते हो तो आपके जहन में ये आ जाएगा 20 दिन 2 महीने, चलो छोड़ते हैं, 2 साल ले लेते कोई मायने नहीं, कोई मायने नहीं। जो आपके सबकॉन्शियस में फीड है ना, उसे तो घटित होना ही है। तो परेशान नहीं होना है। परेशान वो हो जो आपका कॉम्पिटिटर है।
क्योंकि आपको तो करना है, क्योंकि मैटर सबकॉन्शियस माइंड में चला, आपके हाथ से भी छूट गया। फिर बात रहती है टाइम की, वो टाइम निर्धारित करने वाले आपके हम हैं। देखिए पिछली बार भी बताया था कि हम कभी भी चीज़ों का निर्धारण, चीज़ों का चुनाव नहीं करते। चीज़ें अपना मालिक खुद चुनती हैं, चाहे ये कपड़े हो, चाहे ये चश्मा हो, या कोई भी ऐसी चीज़ हो, पेन हो, कोई भी ऐसी चीज़ है, हम किसी चीज़ को नहीं चुनते, चीज़ें अपना मालिक चुनती हैं। तो जिस डेस्टिनी के लिए, जिस टारगेट के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, यहाँ भी हम गलत हैं। हमने टारगेट को नहीं चुना। जिस दिन ये चीज़ समझ आ गई उस दिन तो हम रिलैक्स होके सिर्फ उसकी ओर बढ़ेंगे। टारगेट ने हमें चुना है, हमारा सिर्फ एक छोटा सा काम है, उस तक पहुंचना है, सिर्फ एक ये जर्नी ही तो करनी है, ये रास्ता ही तो पार करना है। टारगेट तो तैयार बैठा है, फूल माला लेके, बुके लेके। जो टारगेट अभी थोड़ी देर पहले आप लोग देख के आए हैं, वही तो टारगेट है। आपकी इंडिविजुअल डेस्टिनी वही तो है। मैं तो उस टारगेट तक आपको दिखा के लाऊंगा और आप कैसे वेलकम होंगे, बस ये रास्ता पार करो फटाफट। अब डिपेंड आप पे है कि पेड़ देख के छाया में बैठना है, धूप में ही चलते रहेंगे। पहुंचना तो आपको पड़ेगा ही, ये तो मजबूरी है। कावड़ लेने जाते हैं लोग, मैं चले एक अलग चीज़ है, वो एक आध्यात्मिक विषय है, लेकिन मैं उस चीज़ को लेकर बड़ा कमाल की बात मानता हूँ। एक कावड़ी वहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन जब उठाते हैं ना, उठाने के बाद चाहे रोए, पीटे, गाली दे, कुछ करे, कैसे करे, वहाँ तक पहुँचना ही पहुँचना है। उन्हें चढ़ानी ही पड़ेगी, कारण क्योंकि कावड़ उठा ली गई, पताका उठा ली गई है, उसे तो भाई शिवलिंग तक पहुँचाना ही पड़ेगा, मंदिर तक पहुँचाना ही पड़ेगा। टारगेट वैसा होना चाहिए। हमें अपने अध्यात्म से, अपने धर्म से ये छोटी छोटी चीज़ें सीखनी पड़ती है। अब वो कावड़िया चाहे किसी तरह का हो, चाहे घर पानी का गिलास ना उठाए, लेकिन अगर उसने कावड़ उठाई तो हमें जरूरी है उसको पहुँचाना। चाहे पाँव में छाले पड़े, चाहे कुछ और हो, चाहे कुछ भी हो, उद्देश्य वैसा रखो कि कोई बीड़ा उठा लिया, बुक उठा ली, तो बुक को पारी करके वो चीज़, और उस चीज़ का आनंद लो, इंजॉय लो। जब हमें रास्ता पार कर रहे हैं तो परेशानियों में क्यों पार करेंगे, रास्ते घंटे पार। इसीलिए खूबसूरत वो चीज़ें, बस छोटी सी एक ध्यान रखें, 95% अपने उन थॉट्स को डिस्ट्रॉय करें। आपके मन में जैसे ये चलती है कि 2 महीने रुक गए, 2.5 महीने रुक गए, परेशानी, ये चीज़ें, वो चीज़ें, ये सोचनी भी नहीं चाहिए। कहा ना कि जब नेचर को, जब हमारी जरूरत होगी ना, अंतिम सांस तक मेहनत हमारा फर्ज है। क्यों हो अंतिम सांस तक क्यों हो? तब तक नहीं मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। ऐसा थोड़ी कुछ हो, अंतिम सांस में आप अचीवमेंट ले लोगे, उसके बाद उस अचीवमेंट का फायदा क्या? मेहनत कह रही हूँ मैं, मेहनत तो उतनी करनी पड़ेगी अगर वो चीज़। एक बंदे ने पेंटिंग बना रखी थी, बिल्कुल प्लेन कागज, एक और बड़े ध्यान से देखे, अरे यार किस चीज़ की बनवा गाय की, कैसे वो गाय घास से थी, घास का, वो गाय चल गई, तो गाय गए मैं चल गई, यहाँ जो बड़ी रहती चली गई। फिर उससे समझ आया, सचमुच से दिखाई दे, हाँ यार ये तो पेंटिंग वही है। तो अगर अंतिम सांस तक हम अपने टारगेट के लिए स्ट्रगल करेंगे तो उस टारगेट का क्या औचित्य है जो अंतिम सांस में मिलेगा? आपने कावड़ का एग्जांपल दिया, तो शिवरात्रि वाले दिन ही चढ़ानी होती है ना, शिवरात्रि से अगले दिन चढ़ाएं, वो टारगेट है ना शिवरात्रि वाले दिन। शिवरात्रि के बाद जीवन समाप्त थोड़ी होता है, जीवन समाप्त नहीं होता, टारगेट तो शिवरात्रि वाला दिन है। उनका टारगेट है ना, तो आप अपने टारगेट उसी दिन चलेगी तो, लेकिन अंतिम सांस का टारगेट नहीं होता, अंतिम मेरे उद्देश्य कहने का अंतिम सांस की वो टारगेट उस दिन। वो टारगेट, जैसे आपका एग्जाम है 15 तारीख को, आपका टारगेट है इस 15 को एग्जाम देना है, क्लियर करना, ठीक है, वो टारगेट हो सकता है, अंतिम सांस टारगेट नहीं हो सकती। मैं तो यही कर रहा हूँ, अंतिम सांस जिंदगी की आखिरी सांस जो है, आप यानी डिप्टी कमिश्नर बन जाते हैं, फिर उसके बाद आप तो आखिरी हिचकी लेते हैं, बढ़िया डीसी को मतलब थोड़ी है। मरने की बात है इसमें, मैं उस टारगेट के लिए बोल रही हूँ। देखिए मृत्यु नाम की वैसे कोई चीज़ होती भी नहीं है, सच में नहीं होती, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है, मृत्यु का कोई भाव नहीं होता। लेकिन ये है कि मृत्यु वो है जब हमें नया टास्क दे दिया जाता है, चलो तुम्हारा ये टास्क करो, अब नया टास्क करो, ये टास्क करो, ये नया टास्क करो, ऐसी जर्नी चलती है। ये जर्नी है, लाइफ है, और कितनी लंबी लाइफ है हम समझ भी नहीं पाएंगे, हज़ारों सालों पुरानी तक की लाइफ है जिंदगी। तो मायने है कि हम अपने टास्क को किस तरह से पूरा करते हैं। ये क्विज की तरह, सांप सीढ़ी की तरह है, कभी सांप हमें खा गया, कभी सीढ़ी ने हमें चढ़ा दिया, बस यही चीज़ है। जब आप लाइफ को इस तरह से लोगे, जर्नी को इस तरह से लोगे, हर चीज़ बड़ी स्मूथली हो जाएगी। फिर आपके लिए टारगेट और टास्क के कोई, मैंने कहा ना, मेरा टारगेट था गिनीज बुक का,
कैसे करना क्या करना अपने को पता नहीं, आप बैठे जैसे एक नॉर्मल बैठे थे, ट्रेन में कहीं जा रहा था, मैंने क्या क्या प्ले करना है, अच्छा प्ले कर किस पे करना है, किस पे करूँ। रास्ते में ये डिसाइड हो गया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे, गिनीज बुक रिकॉर्ड बना रहे, दुनिया की सबसे लंबी प्रोडक्शन करें। वापस नीचे उतरते हैं तो एक निश्चय के साथ उतरते हैं कि भाई अब कृष्ण के लिए बुक खरीदनी है। फिर मैंने बुक्स खरीदनी शुरू की, 3-4 साल का एफर्ट किया, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। टारगेट टास्क ये था, लेकिन ये मेरी जिद्दों में शुमार था कि ये करना है, लेकिन ये मेरा टारगेट नहीं था, ये एक स्टेप था। मेरी लाइफ में जो अचीवमेंट्स हैं उनके बीच में एक सीढ़ी ये भी है, अभी से ये सीढ़ी के ऊपर पार करना। मैंने अपने उस जिंदगी के उसको एक उद्देश्य के रूप में ले लिया, ये है, इसके बाद कुछ नहीं। ये छोटे छोटे टास्क लिए मैंने, चाहे ये लिम्का बुक रिकॉर्ड हो, गिनीज बुक रिकॉर्ड, ये छोटे छोटे टास्क के रूप में लिए हैं। पता नहीं मेरी बड़ा टारगेट क्या है, ये तो अपने को भी पता, लेकिन मैंने ये ले लिया कि आखिरी सांस तक उसके लिए। इतना हल्के में लेंगे तो कोई भी कर लेगा। ये तो इतना ही हल्के में लेना है, जिसने पूरा करना वो तो पूरी जिंदगी की तरह लेगा, बाकी हल्के में लेगा। देखो मैंने सच में कोई जिद की तरह ले लिया, बिल्कुल हल्के में लिया और बड़े आसानी से लिया। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जितेंद्र पास में मेरा 115 किलो वजन था, मैं 95 kg वेट था। मेरे मन में वो आया वेट कम कर, मैं आए थे और यहाँ अच्छा खासा वजन बढ़ गया, 95 kg वजन बढ़ गया। मैंने अपने लिए टाइम लिया, कुल मिला के 35 डेज, 35 दिन में 25 किलो वजन कम कर लिया। और मेरे लिए ये बात नॉर्मल, आज मैं सबको कहता हूँ, कहते हैं तो मजे ले रहे हैं, सच्चाई है। दुनिया का सबसे आसान काम पता है क्या? वजन कम करना, सबसे आसान। अब दुनिया कहते हैं तो ये मजे ले रहा है या फिर ऐसा है तो कैसे है, वो फिर यार बताओ ना बताओ, ऐसा नहीं यार, पहले इसके लिए माइंड सेटअप बनाओ कि सबसे आसान काम करने जा रहे थे। सर जब कोई गोल होता है हम उसको अचीव कर लेते हैं, उसके बाद वो सबसे इजी लगने लग जाता है। हाँ यही होता है, सच्चाई होता है ना। ये पहले दिन से मुझे पता था कि अचीवमेंट हो जाएगा। फर्स्ट डे से आप किसी भी गोल की ओर बढ़ो ना, पहले ही दिन से आपके जहन में अरे ये तो हो जाएगा। मुझे मेरी सिस्टर लेक्चरर है, मेरे लिए मेरी सिस्टर मेरे गुरु की तरह। उन्होंने जो एक छोटी सी लाइन बोली थी कोटेशन, और उसने है ना मुझे अब तक, यानी मैं किसी सेमिनार में भी जाता हूँ तो ये बात मैं डेफिनेटली कहता हूँ। उन्होंने परफॉर्मेंस से एक रात पहले मेरे पास कॉल की, मॉर्निंग में मेरी परफॉर्मेंस शुरू थी, और भैया क्या हाल है? फिर बस बढ़िया, डर लग रहा है क्या? नहीं यार, लेकिन थोड़ी सी तो डरने क्या बात है, ये जो काम आप करने जा रहे हो ना, ये कर ही आप सकते थे, और तो कोई कर ही नहीं सकता था, पैदा इस काम के लिए हुआ। इस चीज़ को तो छोड़ दो, और क्योंकि ये काम होना ही आपसे था इसीलिए आपको चुना गया है, तो जिसने चुना है ना वो खुद करवा लेगा। अब रिलैक्स रहो। अच्छा तो भैया फिर कल फिर बाद में तो अब वर्ल्ड रिकॉर्डिस्ट से ही बात होगी। उनकी ये बात कहने मुझसे कई गुना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेना कि अब तो चलो रखती हूँ आगे, तो फिर वर्ल्ड रिकॉर्डिस्ट से ही बात होगी। तो वो जो कॉन्फिडेंस था, वो जो 2 लाइनें थी ना, उन 2 लाइनों में मेरा समीकरण ऐसे पलट दिया, 100 घंटे मेरे को छोटे लगते हैं। क्यों हमेशा ये चीज़ें होती हैं। सीधा सा उनका एक तरीका है, बड़ी इंटेलिजेंट, उनको पता है कोई नई बात होता है। जो ये जो चीज़ होती है कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस जब तक हमारे भीतर नहीं आएगा तो आप हर टास्क को या तो बड़ा स्ट्रॉन्ग मानोगे या बड़ा टफ है, और इस तरह का कॉन्फिडेंस ले आए तो हर टास्क बड़ा ईजी, हर टास्क बड़ा ईजी होता है। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जीने और बनने के अलावा जो हम ना कर पाएंगे, बहुत ईजीली मिल पाएगा। और सामान्य सी चीज़ है, मैं प्रैक्टिकली किताबों से पढ़ी हुई चीज़ें नहीं बता रहा, मेरी लाइफ की जो डेस्टिनेशन है उनसे बता रहा। मैंने जो चीज़ चाहिए वो चीज़ें मैंने अपने स्तर पर अचीव की और बेहतरीन अचीव किया। चीज़ें ऐसी ऐसी चाहिए बच्चों को, ऐसी जो किसी खास उसमें वो जी कैसे होते हैं बिना प्रेशर हो। पहला 95% थॉट्स को डिस्ट्रॉय कर दो, अपना मेडिटेशन उठाओ। ये एक बहुत शॉर्टकट बताया आपने, ये ध्यान बड़ा ईजिली हो सकता है, बहुत ईजिली, बड़ी आसानी से कर लोगे, बहुत आसानी से कर लोगे, अकेले में कर लोगे। दूसरा ये कि अपने टारगेट को बहुत स्मूथ लो, प्रेशराइज मत करो, हमेशा मुस्कुराते हुए टारगेट के लिए करो। कोई भी चीज़ हो गई, पहला ही स्टेप रखते ही इसका मतलब ये है कि आप अचीवर हो। मेरे फादर कहते हैं कि आपने पहला कदम रख लिया तो ये लगा लो कि 80% की लड़ाई को आप जीत चुके हैं, क्योंकि कदम रखना ही बड़ा मुश्किल होता है। आप सीए की ओर बढ़ रहे हो, आप सीए के बारे में सोचने में बड़ा पहाड़ होता है, आप तो एक कदम रख चुके हो, मतलब 80% टारगेट तो क्लियर हो चुका है। रही बात 20%, वही तो पार करना है।
अब 20% के लिए 95% थॉट्स अगर आप कवर कर दोगे, आपके थॉट्स खत्म कर दोगे, तो 80% और जीत गए। तो 20% में से 80% तो कुल मिला के 4 या 5% होगा। इतनी की मेहनत तो करी नहीं, इतनी की तो बात नहीं। तो ओवरऑल मिला के 95-96% तक टारगेट तो आपको क्लियर हो गया। फिर बचता क्या है? कुछ नहीं। और बड़ी सामान्य सी चीज़ है, जब आप विक्ट्री कर लोगे ना यार बस ये क्या कुछ हो गया, मना रहेगा क्यों? ये बड़ा ईजी होगा। ईजी इसलिए होगा क्योंकि हम सिर्फ सिस्टमेटिक चीज़ों को चलते हैं। नेचर हमारे सामने हर चीज़ सर्व करती है। दिक्कत ये है कि हमें खाने का सलीका नहीं देता। वो हम हरियाणा के हैं ना, चाय में कुल्फी डाल के खाने वाले लोग देखे मैंने। तो दरअसल वो होता है ना कि क्या चलो भाई खाना मंगवाते हैं, उससे पहले स्टार्टर मंगवा लेते हैं। वो स्टार्टर है क्या मतलब, हमारे तो स्टार्टर ही बाजरे की रोटी होती है, वहाँ से ही शुरुआत करेंगे। तो हमारा तरीका ऐसा है, हम जिद की तरह लग जाते हैं तो लग जाते हैं। सर जिद्दी होना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लेकिन हाँ आपकी इस जिद का इफेक्ट दूसरों पे पड़े। जिद्दी बनो, अपने लिए बनो, औरों के लिए नहीं। आपकी जिद का, देखिए एक कहावत होती है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं कहता हूँ कि जो ये बोल के गया है ना वो सबसे बड़ा झूठा रहा है। लेकिन ऐसा झूठ कभी मत बोलो कि आपके झूठ का दूसरे के ऊपर पड़े। यार झूठ में जो मजा है किसी और चीज़ में बोलिए, मजा कर रहा हूँ, ये तरह भी नहीं है। लेकिन अगर मान लो आपके झूठ से कोई लड़ाई होते होते बचती, आपके झूठ से किसी को परेशानी ना हो, आपका झूठ किसी को सामान्य रख ले तो कोई बुरी बात है। मम्मी ने कहा बिल भरो, आप भूल गए, और मम्मी ने कहा बिल भरो, आप कह दो अरे यार मैं भूल गया, गालियाँ शुरू हो गया, अरे मम्मी गया था वो ऑफिस वर्क था, आज भर दूंगा। चलो सामान्य है, लड़का गया था, बेशक नहीं गया, लेकिन वो झूठ ऐसा था जो आपका सर भी बचा गया और मम्मी के रहती भी बचा गया। तो झूठ लिमिट तक, ऐसा लिमिट तक जो हितकारी, तो वो झूठ की श्रेणी में नहीं गिना जाता। झूठ ऐसा होता है जो किसी के प्राणों पे गिरा जाए, जो किसी के जीवन पे गिरा जाए, जो किसी के सम्मान पे आ जाए, वो झूठ करना। वहाँ फिर अड़िग हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ अगर आपका नुकसान भी हो तो कोई परेशानी नहीं। उसी तरह जिद होती है, जिद अपने लिए करो, दूसरे के लिए जिद मत करो क्योंकि मेरे को बनना है, ये कोई लॉजिक नहीं। मुझे चूहे काटे तो पे आ जाता है, ये पीढ़ियों का भी मतलब है। कभी भी उस तरह की जिदें मत करो कि जो दूसरों के लिए अनहितकारी। बड़ी सामान्य सा जीवन जियो, सादा जीवन उच्च विचार, कोई हौसले नहीं, सादा खाओ, सादा रहो, अपना प्रभाव, अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज करवाओ, लेकिन जाने के बाद लोग याद रखें हाँ यार अच्छा व्यक्तित्व है। ये नहीं कि बड़ा जिद्दी आदमी, बड़ी नेगेटिव वाइब्स आती है उसमें से, क्योंकि ओवर जिद्दी आदमी जो दूसरों पे अपना प्रभाव ओवर डालने की कोशिश करता है वो नेगेटिव वाइब्स की पर्सनैलिटी होती है, जल्दी से उससे कनेक्टेड नहीं रहती, बहुत जल्दी डिस्कनेक्ट। अच्छे विचार रखो, अच्छी थॉट्स रखो। सबसे बड़ी बात जो होती है, अपना जो नाम होता है इस नाम को बड़े सम्मान से, यदि आप अपने नाम को सम्माननीय तरीके से नहीं लोगे तो दूसरा आपके नाम का सम्मान क्यों दे। वास्तव में हमारा अस्तित्व है ही क्या, कुछ नहीं। आप भी इंसान, मैं भी इंसान, आप भी इंसान, सभी इंसान। हम कहाँ पे अलग अलग होते हैं, कहाँ हमारा अस्तित्व होता है, कहाँ हमारा परिचय होता है, हमारे नाम से। आपका नाम ये, आपका ये, आपका ये मेरा, इस तरह से। यदि नाम ना हो तो हम सब एक ही, हमारा तो अस्तित्व ही नहीं है। फिर तो एक इंसान हो गया भाई, एक दूसरा इंसान हो गया भाई, तीसरा इंसान हो गया, फिर तो भीड़ है। भीड़ के बीच में अगर आपका परिचय है तो अपना नाम ले, तो अपने नाम को उतना सम्मान दो जितने का वक्त बता, क्योंकि हमारे जाने के बाद भी हमारा ही नाम रहना है, ये नाम हमेशा ही रहेगा। और हम सारी जिंदगी जो चीज़ कमाने की कोशिश करते हैं वो नाम ही है। हम ये नहीं कहते यार बस मेरे को तो ये बनना है, नाम रोशन, वो पता नहीं कैसे होता है, वो अलग बात है, लेकिन रोशन नाम ही करे, मेरा नाम करेगा रोशन। नस्लें भी कहती है मेरा नाम डूबो गया, वो डूबता भी कहीं नहीं है, लेकिन डूब जाते जब उन्होंने कहा तो डूब गया, तो डूब ही गया। तो वो नाम का विषय है, अपने को सम्मानित करने के लिए, अपने पद को करने के लिए, अपने गरीबों को बनाने के लिए, अपने नाम को शुद्ध उच्चारण के साथ। मेरा नाम रोहित कौशिक है,
मैं शुद्ध रूप से बोलता हूँ अपने सम्मान के साथ। घुमा फिरा के बोलने का मतलब है कि इसको कुछ मिल गया या ये जाने के चक्कर में। तो नाम का एक अपना रुतबा होता है अध्यात्म में या फिर आपकी शिक्षा में। कहीं भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपका पहला प्रभाव क्या होता है, आप पहला इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, नाम से ही तो देते हैं। और वो पहला ही प्रभाव होता है जो हमारे कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन जूतों का नहीं होता है। टेबल के उस साइड बैठे हुए लोगों को आपके जूते दिखाई नहीं देते। फर्स्ट इंप्रेशन, पहला प्रभाव आपके चेहरे का भाव का, आपके ओर का, आपके नाम का भी, कि आप अपने नाम को किस तरह से सम्मानित स्वरूप में लेते। इतिहास में दर्ज करता लंबा टाइम ले लिया। और किसी का कोई सवाल है? एक्सरसाइज बतानी थी आपने। आपने कहा लास्ट में एक्सरसाइज हाँ, बतानी लास्ट में। इसमें क्या होगा कि एक तो एकाग्रता बढ़ जाएगी और कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ज़्यादा। और ऐसा होगा कि मेमोरी आपकी इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि एक बार आप किसी ठीक ठाक से पतली ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो वैसे ही भारी हो जाएगी। उस बुक को लेटने के बाद में अपनी नाभि से ठीक 4 मिलीमीटर यहाँ पे उस बुक के सेंटर को रख लीजिएगा लेटने के बाद, तकिया वगैरह मत लगाना, एकदम से समझ गए। कमर में कई बार दर्द हो जाता है, कुछ देर तक लेते हैं, तो अगर ज़रूरत महसूस हो पहले में कर देख लेने में नहीं हो, नहीं तो हल्का सा कुछ लगा देगा उसको, बिल्कुल स्ट्रेट लेते हैं। नॉर्मल सामान्य जो सांसें चलती है वही चलेगी। आपकी जो नाभि है, नाभि से ठीक 4 मिलीमीटर यहाँ इस बुक को रखेंगे, बिल्कुल इसका सेंटर, और यहाँ रख के सामान्य सांसें लेना शुरू करें। आप पहले दिन 5 मिनट के 7 मिनट भी करेंगे तो बहुत बड़ी चीज़ है। इसको सांस को इतना गहराई तक ले, पहला यही करना है। 10 से 15 दिन या 20 दिन के अंदर अंदर एक बेसिक चेंज होगा। अगर ज़रूरत महसूस हो थोड़ा सा वजन बढ़ा लेना, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। किताबें वजन ज़्यादा है, वैसे तो लिखी वजन की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि अभी एक सामान्य शुरू में 5-7 मिनट तक तो आपको जितना पॉसिबल हो कम से कम 15 मिनट से शुरू करें। हाँ नहीं, ये चक्र से संबंधित नहीं है, आपके स्वास्थ्य के लिए। सांसों की जो ब्रीदिंग होती है वो ब्रीदिंग की डेप्थ, हमें सांस लेने में नहीं आती, सांसों में हमारे मन में जो विचार चलते हैं, जो थॉट्स चलते हैं, उसका कारण ये है कि हम इम्बैलेंस्ड हैं। हमें सांस लेते हैं, उसकी कितनी गहरी सांस चलती है, धोखने की तरह पेट ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वास्तव में सांस लेने का तरीका होता है। कुछ ओवर स्मार्ट हो जाते हैं, परेशानियां धक्के की पैदा करने का हुनर आता है। परेशानियां पैदा नहीं होती, हम धक्के से परेशानियां होती हैं, और उसके कारण ये उसका इम्पैक्ट सीधा हमारी सांसों पर होता है। इन सांसों को जितना गहरा नहीं आप ध्यान में नहीं करते, 24 आवर ध्यान में रखते। अगर सांसों को बैलेंस कर लिया 24 के 24 घंटे ध्यान में, और ध्यान में रह के आप जब कोई भी स्टडी करोगे, कुछ भी करोगे, वो बहुत कमाल का है, बहुत कमाल का है। इसका इम्पैक्ट सलीके से 10 से 15 दिन आप रेगुलर इसी उसको कर लो, आपकी सांसें ओवर गहरी हो जाएंगी, बहुत गहराई से सांस लेना शुरू कर देंगे। ये मेजर ध्यान होता है इसका। एक पूरा वैसे तो बेसिक वो होता है, लेकिन शॉर्टकट में चीज़ों को होता है। हमारी स्वास्थ्य क्रिया 3 तरह की होती है। प्रथम ये चरण होता है, द्वितीय ये चरण होता है, तीसरा कर्म का चरण होता है। लेकिन ये चरण बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो हमारे मस्तिष्क से जुड़ा होता है, हमारे विचारों से जुड़ा होता है, और हमारे एकाग्रता से जुड़ा होता है। आप ये मेडिटेशन करो, समय रखिए, चाहे रात के टाइम में वो चीज़ करके, इसको ये सामान्य सा प्रोसेस को लंबा छोड़िए, कुछ नहीं करना, सिर्फ सांस आ रही है जा रही है उस पर ध्यान केंद्रित रखो, और सांसों की गहराई। ये बुक जो आप रखोगे, ये बुक अपने आप आपकी सांसों को गहरा करते। आपको ये लगेगा ऊपर कुछ, कई बार सोते सोते होता है ना, छाती में कोई बैंड होगा, ये होगा, इस तरह का कोई चीज़ चलती है, वो जब गहरी सांसें शुरू हो जाती है, वो सिचुएशन पैदा हो जाएगी। हमें गहरी सांसें लेने की आदत जब पड़ गई तो समझो कि आपके मन से वो विचार बड़ा आसानी से निकल जाएंगे, जो अलग अलग विचार, जिन विचारों का कोई महत्व नहीं, जो नाजायज़ रूप से हमारी मेमोरी के अंदर एक्स्ट्रा मेमोरी डालेंगे, जो काम तो कुछ होना नहीं चाहिए थी, लेकिन वो काम कुछ होना नहीं, किसी काम ही नहीं गया, बस एक्स्ट्रा डाटा की गई। कई बार व्हाट्सएप वगैरह की पिक्चर वगैरह डाउनलोड हो जाते हैं, ऊपर देखते हैं हमारी मेमोरी ओवरफुल हो गई है, क्योंकि नाजायज़
गुड मॉर्निंग के शेर और वही चीज़ें ये होती हैं। हमारी जो मेमोरी है, जो एक्स्ट्रा जो मेमोरी है 95% मेमोरीज है, उसको डिस्ट्रॉय करना बहुत ज़रूरी है। यानी प्रोग्रामिंग करने वाली चीज़ क्या चीज़ कहते हैं जिसको कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेशिंग करते हैं। यानी ये वो मास्टर की होती है जो हमारे माइंड को रिफ्रेश करती है। हमारी सांसें, हमारी ब्रीदिंग वहाँ तक पहुँचती है और यहाँ से हमें क्लिक वो बटन को दबा देते हैं क्वेश्चन। ओके, एनी क्वेश्चन? बुक में नहीं मिलेगी क्या? इसका क्या सब्स्टिट्यूट मिलेगा? मतलब बुक का क्या सब्स्टिट्यूट दे सकते हैं? फोटोग्राफी पेंटिंग कोई कलर भी जोड़ा है। और किसी को कुछ पूछना है तो ध्यान ठीक रहा आप लोगों का? मूल चक्र के लिए क्या करें? मूल चक्र को रेगुलेट करने के लिए मूल उसको रेगुलेट करने का प्रयास भी। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि मैं शो कर बता देता हूँ ज़्यादा योग ध्यान की वजह, क्योंकि योग ध्यान एक लंबा प्रोसेस होता है। तो नंगे पाँव घास पे चला, मिट्टी भी चला गया, वो मूलाधार होता है। मूल चक्र का मतलब है नीचे का जो आधार, वो डस्ट से, मिट्टी से कनेक्टेड होता है। घास पे चलो, मिट्टी, नंगे पाँव 10-15-20 मिनट मिट्टी पे चलो, छोटी सी व्यावहारिक चीज़ है। और अगर ज़्यादा डीप के साथ लेना है कि ओवर एक्टिव करना है तो उसके लिए फिर ध्यान। एक मैंने शब्द लाम लम लम उसका क्या वो बीज मंत्र होता है, मूल मंत्र। तो वो मतलब वाइब्रेटिंग मूड होता है। आप देखिए, चलिए उस विषय पे भी थोड़ा सा बताऊँ। शब्द दो तरह से बटे होते हैं, एक स्वर होते हैं, एक व्यंजन होते हैं। स्वर क्या होते हैं? इनको है ना अपना चैनल, आप लोगों में से यूट्यूब कौन कौन चलाते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। उसमें सारी चीज़ें, ये जो जो क्वेश्चन आपके हैं वो सारे डालने होगा। इसमें वीडियो नहीं चाहिए। कहो का नाम से श्रीमद् भागवत के अलावा अध्यात्म के ऊपर भी चीज़ें चाहिए, कुछ वीडियोज कर देंगे। तो मैं फिर भी एक बेसिक बता देता हूँ। हमारे स्वर और व्यंजन दो शब्द वो होते हैं। स्वर वो होते हैं जो प्रकृति प्रदत्त होते हैं, प्रकृति के द्वारा बनाए गए। उसको किसने बनाया नहीं? देखो, छोटा बच्चा पैदा होते कैसे कैसे शब्द बोलता है, ई ऊ, यही शब्द इस्तेमाल होते हैं, वो स्वर होते हैं। उन्हीं से फिर हमारे व्यंजन बने। प्रकृति प्रदत्त का मतलब है बच्चा सीखता उन्हीं से है। उसके बाद वो व्यंजन शुरू करते हैं, का, खा, गा, ये आ से संबंधित होते हैं। ता, आ से ही संबंधित, ध्वनि आ की ही है, लेकिन वहाँ से फिर धीरे धीरे हमारी वर्णमाला पूर्ण होती है और वर्णमाला से फिर भाषा बनती है। आपको पता है हमारे वर्णमाला का हर एक शब्द बीज मंत्र है। जो लम है वो बीज मंत्र है। बीज मंत्र कौन से होते हैं? जैसे पूर्ण मंत्र हो गया, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षे मामृता, तो ये पूर्ण मंत्र हो गया। ठीक है, इसका बीज मंत्र है ओम। तो इस पूरे मंत्र के बोलने से जो प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल जो का तो प्रभाव पड़ता है केवल ओम के बोलने से। बीज का मतलब है, जैसे कुछ दिनों पहले बताया, अध्यात्म में किसी न किसी नाड़ी के ऊपर प्रभाव डालते हैं। पर नाड़ियों की बात आती है, हर एक नाड़ी का अपना महत्व है। जो ग्रह नक्षत्रों की बात चल रही थी, ग्रह नक्षत्र कहीं बाहर से नहीं, हमारे भीतर है। हमारा यूनिवर्स कहीं बाहर से नहीं, हमारे भीतर है। हमारी सकारात्मक ऊर्जाएं कहीं बाहर से नहीं, भीतर ही है। हमारी अचीवमेंट, सफलताएं बाहर से नहीं, भीतर है। असफलताएं भी भीतर से नहीं। हर चीज़ हमारे भीतर है। बाहर की किसी भी स्थिति का प्रभाव हम पर नहीं गिरता। गर्मी सर्दी को छोड़ दिया जाए, हमारे भीतर जो घटित होता है उससे गिरता है। हमारे इमोशंस का प्रभाव घटित होता है उससे। कई बार एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मैच्योर कैटेगरी में या फिर टीनेज एज में जब आदमी पहुंचता है, मान लो किसी से इंटरेक्ट हो जाता है, दूर से ही इंटरेक्ट हो रहा है, लेकिन एक झटके में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है, जबकि कनेक्टेड भी नहीं।
हमारी भाषा में मतलब है ध्वनि है, तो मेरे लिए ये बीज मंत्र है, हर एक शब्द बीज मंत्र है जो आपके अंदर उक्सी पैदा कर देते हैं। कई बार चीज़ें चलते चलते झंझनार से दौड़ जाती है किसी बात को सुनते हुए, ये क्या है, तो वो जो चीज़ें हैं वो प्रभाव कुछ नहीं है बीज मंत्रों का ही होता है। वो बीज मंत्र जो हमारी नाड़ियों से हमारे शरीर के किसी न किसी केंद्र पे जाके, किसी न किसी नाड़ी के किसी पॉइंट पे जाके एक वाइब्रेशन पैदा करते हैं। चक्र भी उसमें आ जाते हैं, लम वम रम यम, ये जो शब्द हैं ये सारे के सारे वो बीज मंत्र हैं जो चक्रों के ऊपर इफेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं। उसी तरह की हमारी वर्णमाला किसी न किसी वर्ण तरीके के हिसाब से प्रभाव डालती है। तभी तो है 52 के 52 शब्दों में मंत्र भी है और उन्हीं शब्दों के बीच में गाली भी छुपी है। उन्हीं शब्दों में कहीं न कहीं प्रेम भी है और उन्हीं शब्दों में शत्रुता भी छुपी है। शब्द वही, शब्द तो इससे अलग हटके तो स्पेशल है नहीं, ये शब्द गाली के लिए अलग से रखे, ये सब दूसरे उन्हीं शब्दों को घुमा कर रखे गाली का स्वरूप दे देते हैं उन्हीं के मंत्रों का। इसका मतलब है कि उनके अंदर कितना बड़ा प्रभाव होता है कि वही शब्द युद्ध भी करवा देते हैं और वही शब्द शांति भी फैलाते हैं। सबके बीज मंत्र हमारी वर्णमाला है और उन्हीं में से चुनिंदा वैज्ञानिक आध्यात्मिक विज्ञान की दृष्टि से कुछ शब्दों को, कुछ मंत्रों को चुना गया है, बीज मंत्रों को, जो चक्र साधना में अग्रेसर है। लेकिन ऐसे करनी नहीं चाहिए। क्या है कि आसन होते हैं जिसे हम योग कहते हैं, वास्तव में योग नहीं होते। रामदेव जो करवाते हैं योग नहीं करवाते, योग आसन करवाते। फिर उसके बाद होते हैं प्राणायाम, श्वास लेने का तरीका, जो एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था अभी आपको बताया। जो प्राणायाम है, प्राणायाम का मतलब है कि हमारी श्वास लेने की जो क्रिया है वो, और हम किस योग आसन में बैठे हैं वो, इन दोनों क्रियाओं को पूर्ण करके फिर हम जब कनेक्ट, योग का मतलब होता है जोड़, ईश्वर यानी परमेश्वर, आत्मा और परमात्मा का जो मिलन, ईश्वर से मनुष्य का मिलन, वो होता है। ये आध्यात्मिक दृष्टि में आता है। लेकिन जब आप चक्र साधना करते हो तो आपको हर स्थिति का ध्यान रखना होता है, समय काल योग, किस जगह पे कहाँ बैठ के किस तरह क्या करना है। जैसे आप मूलाधार को करोगे तो आपको समतल भूमि पे बैठना पड़ेगा, लेकिन उस पर कोई ऊन का या कोई उस तरह का करना। जब आप स्वाधिष्ठान का करोगे तो आपको किसी नदी के किनारे जाकर उसे इस तरह के कई भाव होते हैं। जब तक आप पूर्ण रूप से इसको नहीं कर पाएंगे, इतने ना तो कोई औचित्य है, और कई बार ये बात है कि विखंडता ही आ जाती है। हम जब स्पष्ट रूप से नहीं कर पाएंगे तो उसमें अशुद्धि रह जाती है। तो कहते हैं या तो मंत्रों को बोलो, मत बोलो, तो एकदम शुद्ध स्वरूप में बोलो, नहीं तो भूमि से जुड़ा हुआ जो भी काम करेंगे ना आप लोग तो करते होंगे। घर का जो काम होता है भूमि से जुड़ा नहीं काम, घर में फर्श में नहीं, मिट्टी तो नंगे पाँव से जितना मिट्टी से जुड़ा उतना उनका झाड़ू भी लगाते हैं, वो भी भूमि तत्व से जुड़ा हुआ है। स्त्रियाँ तो भूमि तत्व से जुड़ी रहती है, लड़कियाँ जुड़ी रहती है भूमि तत्व से, तो इसमें कोई वो चीज़ नहीं। और कुछ अच्छा, मतलब ये नहीं, वो चीज़ें नहीं कि लेक्चर खत्म होने पर चलो फटाफट फारिग होते हैं। अनुभव कैसा रहा? नया अनुभव है, नवीन अनुभव है? चलिए, क्या हो? मतलब नेचर में और जहाँ पहुँचना था वो चीज़ें। देखिए, हर बार नानी के तो सारे ही जाते हैं, पर छुट्टी में जाने का आनंद अलग होता है। पहले आप नेचर में लेके गए और फिर वहाँ लेके गए क्या? पहले नेचर में लेके गए फिर वहाँ। देखिए, पहले तो आपको मूलाधार पे लेके गए थे, फिर आपको स्वाधिष्ठान पे लेके गए हैं। ये आपके चक्रों की यात्रा कर रहे हैं। स्वाधिष्ठान पे जल तत्व में लेके गए हैं, ठीक है, फिर वायु तत्व में लेके गए हैं, फिर ये जो पुष्प वगैरह की गंध होती है ये हमारे हृदय से कनेक्टेड होती है। तो इसके बाद यानी अनाहत चक्र है, पुष्प से कनेक्टेड होता है, जो उससे होता है, ठीक है। फिर आपका विशुद्धि चक्र, आपकी प्रोग्रेस और आपकी तरक्की होती है। उसके बाद का फिर आध्यात्मिक तत्व है, इसलिए उनको छेड़ा नहीं। तो जो एक जर्नी यात्रा होती है, उस यात्रा का तत्व देखी गई आपको पता है चक्र के हिसाब से। तो एक तरह से लगा लीजिए चक्र की यात्रा है, और जैसे आप देखते हैं कि चक्र खंडित नहीं है लेकिन एक्टिव नहीं है, लेकिन एक्टिव करना चाहे तो एक्टिव हो सकते हैं। ये और कोई नहीं, ये नहीं कि जादू टोना करके मंत्र फूकने, ये
लाइफ के लिए, एक अच्छे इंसान बनने के लिए और जीवन में उन्नति और तरक्की प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं बोल रहा हूं तो मेरा विशुद्धि चक्र एकदम शुद्ध है। मैंने बड़ा प्रयास किया। ये विशुद्धि चक्र के कारण है, ये वाणी जितने भी अपने शब्द आ रहे हैं जो भी, ये विशुद्धि चक्र का प्रभाव। तो अगर आप अच्छे लेक्चरर बनना चाहते हो, अच्छे वक्ता बनना चाहते हो, तो आपको विशुद्धि चक्र शुद्ध होना चाहिए। आप भावनात्मक रूप से कनेक्टेड होना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, स्ट्रोंग होना चाहते हो, तो आपका अनाहत चक्र स्ट्रोंग होना चाहिए। सर विशुद्ध चक्र कैसे कैसे? लेक्चर के लिए विशुद्धि चक्र कैसे जागृत होगा ये सारा ध्यान का ही प्रोसेस है। ध्यान का आपको शब्दों से मित्रता करनी पड़ेगी, और ये अलग प्रोसेस है। क्या है कि ये थोड़ा आध्यात्मिक प्रोसेस आ गया, इसके लिए फिर कभी फिर बैठ जाएगा। नहीं, जैसे अब हम करेंगे स्टार्ट अभी का क्या है कि अभी तक तो जो ये बताया है, एक बार इससे अपनी शुरुआत करें। अगर आप इस साधना में ही अच्छे वो कर गए हैं, तो आपके चक्र नेचुरल तौर पे प्रत्येक चक्र पे प्रभाव करेगा। जो मैंने अभी प्राणायाम से बताया है, या फिर आपको जो ये ध्यान का प्रोसेस होता है, आपका ज्ञान खुद में खुद बाहर आ जाएगा। आपको खुद पता लग जाएगा कैसे, कब, क्यों, किस तरह और क्या करना, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और हमें जाना कहाँ है, हमें हर चीज़ की खबर है। सर अभी तो आपको फॉलो कर रहे हैं, जब खुद से करेंगे तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे। तो कोई कहीं तो जाओगे, प्रयास करो। जब आप बैठो ना, तो आप निश्चय कर लो कि आप मुझे वहाँ जाना है। स्टार्टिंग ऐसी करते अगर आपका मन आपके ही वश में नहीं है, तो फिर तो वो स्वतंत्र है, उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि आपसे वहाँ जाए। सर ये नदी पानी में सब कुछ प्रोसेस करने के बारे में आप उसमें आनंदित हो गए, आप ज्वालामुखी के आसपास में घूम के आओगे, आप रेगिस्तान में, तख्त रेगिस्तान में घूम के आओ, आप ठंडक को महसूस कराए, आप कभी जाके अरे गर्म रेत पे भी घूम के आओ। ये आपके ऊपर डिपेंड है। बात ये है कि आपका मन कितना आपके वश में, तो उस चीज को आप पकड़ के चलो। आपके मन की ये क्षमता नहीं होनी चाहिए। मनोरंजन से ध्यान, यानी 45-50 मिनट के ध्यान में ये दिक्कत है। मान लो थोड़ा लंबा ध्यान हो गया तो मन तो मानेगा नहीं, अकड़ के बैठ जाएगा। वो बच्चों वाली बात हो जाएगी, मैं आपा जाओ, इसका प्रभाव हर जगह पड़ेगा। आपके मन का मतलब है कि आपकी जिह्वा की इच्छा है कि आपको आज चटपटा खाना है, तो आपका मन आपके कंट्रोल में रहेगा। कहने की बात है, तो हर चीज़ पे कंट्रोल होगा, हर चीज़ पे सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएगी। ध्यान बहुत मूल चीज़ है, और अच्छा है कि पहला ही दिन सबका अनुभव अच्छा है। आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं, किसका कहाँ तक गया है मुझे पता है। आवाज़ हो जाते हैं चीज़ें कि कौन किस लेवल पे जा रहे हैं, किस लेवल, सबका है। पढ़ने का नहीं है सर किस वजह से आपके साथ है। ये देखिए सर, मैं वैसे सही बताऊँ तो जैसे कि मैंने पूछा क्या कारण है, पता नहीं सर। वो थॉट्स होते हैं। हमें मेंटल ड्रीम्स दो तरह की वो होती है। अब मैं थोड़ा सा मैं सपने में किसी को मारती रहती हूँ। अगले 10 मिनट तक मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक आ जाता हूँ। आपके पास्ट रिलेशन, पूर्व जन्म की कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस जन्म में भी दिक्कत होगी। ऐसा तो कुछ आप नहीं। नहीं, ये आपको नहीं पता है। आप बैठे बैठे ही अचानक विजुअल में चले जाए, सोचना शुरू कर दो, बहुत दूर तक चुपचाप हो जाते हो। अचानक ही जैसे अब बात कर रहे हो, बात करते करते अचानक पता नहीं क्या मन में आता है, चुपचाप उठ के अकेले चले जाते हैं। वो जो चीज़ें होती हैं, वो जो थॉट्स होती हैं, उस तरह की चीज़ें एक गंभीरता होती है, बहुत गहराई में निकल जाती है। डर किसी चीज़ का नहीं है, लेकिन हमेशा ही कहीं ना कहीं एक उस कुंठा में घुसे रहते हो। आपको सपने इस टाइप के आते होंगे, जबकि बाहर से एकदम शांत वाली स्थिति है, लेकिन मन में यही रहता है यार किसका सर फोड़ दो। वो रिएक्शन जो रहता है, वो चीज़ें आप ये लगा लो कि सपने डरावने के अलावा आपको शायद वॉर की लड़ाई वगैरह की जाती है, तो डर वाले सपने नहीं होते, आपको वॉरियर वाले सपने, लड़ाई वाले सपने। तो पास्ट रिलेशन की बातें, पूर्व जन्म में आप तो आपको योद्धा रहे ना, इसमें कोई वो चीज़ें नहीं। देखिए क्या है, ये चीज़ें हमें इस चीज़ का पता है कि यार
ये लड़का है, ये लड़की है, रो रहे हैं, सोल के लिए उस चीज़ के कोई महत्व नहीं है, वो बस एक ही है। तो फिर क्या बात हुई? नहीं, योद्धा थी, वॉरियर थी, और किसी भी स्थिति में वो हो सकती है। आपका एक जेस्चर पे मुझे लग रहा है कि कोई अच्छे वॉरियर हो सकती है। वो पास्ट रिग्रेशन की बातें, दरअसल पूर्व जन्म की बातें जानना इतना ज़रूरी भी नहीं होता, लेकिन अगर इस जन्म में वो चीज़ें कुछ दिक्कत दे रही हैं तो उसका इम्पैक्ट ले सकते हैं। और अजीब बात यह है कि पहले दिन से मैंने शायद आपसे पूछा था, आप करते रहे, आप सीए कैसे करेंगे समझ नहीं आया। आपका गेम तो होना चाहिए था आर्मी में जाने का। आपने आर्मी में जाने की सोची थी? मैंने एयरफोर्स में जाने एयरफोर्स में जाने की, यही चीज़ है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में लिखा भी एयरफोर्स है, इसलिए कैसे करेंगे? वो मतलब +1 में मैं नॉन मेडिकल लेती थी, सर बोले नहीं कॉमर्स लेनी है, कॉमर्स का स्कोप आगे ज़्यादा है, तो फिर कॉमर्स में आगे तो मैं सीए कर सकती। ये दिक्कतें होती है जब हम अपनी जर्नी की ओर चलते हैं, आपको आपकी डेस्टिनी ही होती है, ये सपने नाजायज़ नहीं आते, और आप देर सवेरे कभी ना कभी, आप बिलीव करो, आपको उस फील्ड में, उससे रिलेटेड किसी फील्ड में जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। चाहे ये भी हो सकता है आप सीए बनकर क्या होता है वहीं का कुछ ऐसा सिस्टम सेट हो जाए कि वहीं की जॉब वो शुरू कर देते, तो लेकिन आपको जाना ही उस साइड में, क्योंकि आपके डेस्टिनी में वो चीज़ दिख रही है, आपके वो चीज़ें हैं नहीं कर पाते, जो कि हम पैदा किस चीज़ के लिए हुए हैं और हम जा किस वक्त रहेंगे हमें पता नहीं चलता। तो ये दिक्कतें होती हैं, लेकिन ठीक है, तोते को पकड़ लेते वो करते हैं, दूसरी बात है गुलेल बना बना के पीछे भागते रहते हैं, आगे पीछे सांप वाप देख जाते हैं। लेकिन अगर इस तरह के सपने आते हैं, पास्ट रिग्रेशन है, वो पास्ट रिग्रेशन का मतलब है कि हमारी डेस्टिनी हमें उस जगह पे लेके जाएगी जाएगी, हमें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए इस चीज़ को, हमें मेंटली इस चीज़ को लेके प्रिपेयर रहना ही पड़ेगा। हमें जहाँ जाना है हमें वहीं जाना होगा, चाहे रास्ता कोई भी हो। तो आप स्टडी चाहे कुछ भी करो, आपको जाना तो वहीं है, जाना वहीं है जो आपके जहन में चल रहा था और आपके होना भी था। पहले दिन से शायद मेरे जहन में था कि आप शायद यही करते हैं, आर्मी में जाना है, कुछ और चीज़ में जाना है, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर सिविल के किसी उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो। आपने सीधा सीए कहा था, मेरा झटका लगा था, ये कौन सी फील्ड में कहाँ निकलेंगे, जाना कहीं और था, निकल कहीं और रहे। तो ये कोई खास वो चीज़ें नहीं, जैसे डेस्टिनी कई बार है ना, हम रास्ता दिक्कत उन चीज़ों का आप रोको नहीं होगा, वो दिक्कत तो आपको दे ही नहीं रहे, मार काटी तो चलिए करो, दिक्कत और कोई जिसको सोल्यूशन करवाना हो अपने फाइल किसी को लगवानी होगा। क्रिश्चियन तकलीफ